3 नंबर के ये टोटल 4 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये चारों प्रश्न मैं ये मानता हूं हिंदी में सबसे सरल हैं। अब बताओ इससे भी सरल कोई कवि परिचय हो सकता है महाराज कि एक को याद करो सब याद हो जाएं। इन 2 लेखक परिचय को आपको अच्छे से पढ़ना है। एक तो एग्जाम में 100% आने वाला है। अपठित गद्य और पद्य हिंदी में फ्री के नंबर हैं, केवल थोड़ा समझने की आवश्यकता है। ये नंबर नहीं चूकने चाहिए। नमस्कार मेरे हिंदी मित्रों, स्वागत है आपका अरिविहान पर। तो भैया अरिविहान यानी कि आपकी हिंदी की पूरी तैयारी करवाने की जो जिम्मेदारी है अब आप लोगों ने अरिविहान को सौंप रखी है। उसी परिप्रेक्ष्य में महाराज हम लोग क्या करने वाले हैं आज हम संपूर्ण 3 अंकीय प्रश्न जो आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो भैया मैं इससे पहले आपको ये बता दूं कि उससे पहले हमने संपूर्ण 4 अंकीय प्रश्न पूरे कंप्लीट कर लिए ना। और कल ही हमारी हिंदी की बढ़िया लाइव गई है जिसमें हमने संपूर्ण हिंदी भी कंप्लीट कर दी है। उससे पहले हमारे यूट्यूब पर संपूर्ण आरोह, संपूर्ण वितान, अभिव्यक्ति माध्यम पूरा डला हुआ है, निबंध और पत्र लेखन पूरा डला हुआ है और व्याकरण पूरा डला हुआ है। सर अब बच्चे बार बार एक ही प्रश्न करते हैं कि सर पहले से इतना कोई डला तो हुआ है कि पहले से सब कुछ डला हुआ है, सर बार बार हमें ये क्लासें लेने की आवश्यकता क्या है? तो मेरा एक ही सिद्धांत है कि क्लास का पहला मतलब ही होता है रिवीजन। क्लास का पहला मतलब क्या होता है? रिवीजन। अब हमारे पूरी क्लास में बेटा चाहे जितने भी वीडियो डले हों या कोई भी स्टूडेंट देख रहा हो, मैंने आपको बताया कि हर तरीके के स्टूडेंट हैं। एक वो हैं जिनकी पूरी तैयारी हो चुकी है, ऐसे स्टूडेंट हैं। दूसरे भी हैं जिनकी कुछ तैयारी हो चुकी है और कुछ उन्हें करनी है। और तीसरे वो भी हैं महाराज जो किताब उठा के आने वाले हैं कि भैया अब हमें पूरी तैयारी करनी है। तो उन परिप्रेक्ष्य के हिसाब से हम चीजें आपके लिए लेकर आने वाले हैं। स्टूडेंट का कोई एक वक्त तो है नहीं, अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट हैं। तो मैं सबसे यही कहता हूं जितने भी हमारे वीडियो यूट्यूब पर डले हुए हैं आपको कुछ नहीं करना, कॉपी पेन भी मत उठाइए। बस जैसे आप नॉर्मल मूवी देखते हैं ना महाराज, जैसे आप मूवी देखते हैं उसी तरह मूवी की तरह देख के आप ईयरफोन लगाइए और एक बार अच्छे से ध्यान लगा के सबको सुन लीजिए, देख लीजिए। आपके पूरे डाउट वहीं से क्लियर हो जाएंगे। और चीजें मैं कहता हूं ना, हर बार माइंड में एक इमेज बनना आवश्यक है। जैसे आप पहलवान की ढोलक पढ़ रहे हैं तो मैंने पहलवान की ढोलक का पूरा सारांश आपको पढ़ाया, तो उससे यह होता है कि आपके दिमाग में पहलवान की ढोलक की पूरी कहानी का सारांश का इमेज बन गई। और अब उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ जाए, कैसा भी प्रश्न आ जाए, किसी भी तरीके का प्रश्न आ जाए, आप कैसे छोड़ देंगे उसको? क्योंकि आपने पूरा चैप्टर समझ के रखा है, चैप्टर के क्रक्स समझ के रखे हैं। तो ये पढ़ने का एक तरीका होता है। इसलिए मैं बच्चे से बार बार कहता हूं कि 1 बार 2 बार 3 बार एग्जाम तक बार बार आप चीजें देखिए। आपके दिमाग में वो चीजें घूमनी चाहिए महाराज, घूमनी चाहिए, तब आपके हिंदी में 95 नंबर आएंगे। ये चीज आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, ठीक है। चलिए ज्यादा बातचीत ना करते हुए आज हम शुरू करते हैं जो हमारा आज का मुख्य वीडियो है, जिसमें हम बताने वाले हैं 3 नंबर के प्रश्न। 3 नंबर के प्रश्न जो आपके एग्जाम में आते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहले कि कितने नंबर के आते हैं। तो 3 नंबर के ऐसे 4 प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप जब पुराने पेपर्स आपने देखे होंगे, देखते हैं कि लगातार 4 प्रश्न एक ही साथ 3-3 नंबर के पूछे जाते हैं। अब उनमें पूछा क्या जाता है, टोटल नंबर तो 12 हो गए। पूछा क्या जाता है, सबसे पहले आपको पता है कवि परिचय। कवि परिचय एग्जाम में 3 नंबर का आता है ना भैया, 3 नंबर का आता है कवि परिचय। उसमें 1 नंबर का तो आती है रचनाएं, फिर 1 नंबर का आता है भावपच कलापच और 1 नंबर का आता है साहित्य में स्थान। ऐसे 3 नंबर का एक प्रश्न बनता है। दूसरा फिर सेम वैसे ही लेखक परिचय बनता है जैसे कवि परिचय है। 1 नंबर का रचनाएं, 1 नंबर की भाषा और शैली, 1 नंबर के साहित्य में स्थान। उसमें भावपच कलापच होता है, इसमें भाषा और शैली होती है। बस दोनों ही चीजें एक जैसी बताएंगे अभी। 3 नंबर का ये हो गया। फिर एक प्रश्न ये बनता है, बड़ी समस्या वाला प्रश्न है बच्चों के लिए, मुझे पता है बड़ी समस्या वाला प्रश्न है और आज आपके समस्या का समाधान 100% हो जाएगा, ये भी मैं बता देता हूं। बड़ी समस्या वाला प्रश्न है लेकिन समाधान यही निकालेंगे हम। पूछते हैं यहाँ पे भाव पल्लवन को, फिर पूछा जाता है सार संक्षेपण को भैया, फिर पूछा जाता है विज्ञापन को, फिर पूछा जाता है संवाद लेखन को और फिर पूछा जाता है अनुच्छेद लेखन को। ऐसे इन 5 में से एक प्रश्न यहां से देंगे 3 नंबर में। लेकिन आपके लिए खुशखबरी ये रहती है कि अथवा में आते हैं एक दूसरे के। क्या आते हैं? अथवा में आते हैं। चाहे संक्षेपण के अथवा में आपको भाव पल्लवन दे देंगे, संवाद के अथवा में अनुच्छेद दे देंगे, ऐसे एक दूसरे के अथवा में देते हैं। विज्ञापन वगैरह ये सब अथवा में दे देते हैं। तो 2 चीजें आ जाती हैं यहां से, आपको एक ही करनी है, वो भी आपके एग्जाम में
3 नंबरों का बनता है। और चौथा तो आप जानते ही अपतित, गद्यांश या पद्यांश, इनमें से भी आपको कोई एक करना पड़ता है। चाहे तो आप गद्यांश कर लीजिए या आप पद्यांश कर लीजिए, दोनों में से आपको यहाँ पे कोई एक करना है। अब आप कितने बेहतरीन तरीके से कौन सी चीजें करते हैं वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि गद्यांश और पद्यांश में से हमें क्या करना है, कौन सी चीज सरल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी 3 नंबर का आता है। तो ऐसे 3-3 करके 4 प्रश्न आएंगे जो हम 12 नंबर कवर करने वाले हैं। चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं कवि परिचय की। और कवि परिचय क्या, बिल्कुल सरल तरीका, अलग अलग नहीं बताना आपको कि ये भावपक्ष हो गया इसको पढ़ लो, ये कलापक्ष हो गया इसको पढ़ लो, एक स्लाइड में आपसे कह देंगे रचनाएं पढ़ लो, नहीं। अब एक नया पैटर्न लेके आए हैं कवि परिचय का। वो इस प्रकार है कि अब सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि कवि परिचय होता क्या है। सिंपल सी चीज, मैं एक छोटी सी चीज आज समझाऊंगा। ठीक, देखिए कवि परिचय में कुछ बेसिक पॉइंट हैं वो हमें समझना है। प्रत्येक कवि की कम से कम हमें 2 रचनाएं लिखनी है, तब 1 नंबर मिलेगा। कम से कम 2 रचनाएं, याद रखिए, एक से काम नहीं चलेगा महाराज, कम से कम 2 रचनाएं लिखनी है, तब हमें इसका 1 नंबर मिलता है। उसके बाद कवि परिचय के महत्वपूर्ण पॉइंट है, फिर हम लिखते हैं भावपक्ष। भावपक्ष में क्या लिखते हैं, कवि का पूरा दर्शन, पूरी भावना, रस आदि बातों को लिखते हैं। अब समस्या क्या है, भावपक्ष में बार बार कहता हूं बच्चों से, भावपक्ष यानी कवि की भावनाएं। कविता लिखते समय कवि किन भावनाओं का प्रयोग कर रहा था, उसके मन में कैसे विचार आ रहे थे, किसके प्रति वो विचार थे, वही कवि का भावपक्ष कहलाता है। तो भैया समकालीन समाज का यथार्थ चित्रण करना पड़ता है। मतलब कवि जिस दुनिया में जी रहा है, जैसे मान के चलो कलयुग की बात है कबीरदास तुलसीदास के समय में, ठीक है, तो उन्होंने कलयुग की बात की। कुछ हरिवंश राय बच्चन जैसे कवि हैं वो आधुनिकता की बात करेंगे। तो ऐसे अपने अपने मतलब समय का यथार्थ चित्रण करना पड़ता है। उसके बाद अब वो कवि के ऊपर डिपेंड करता है भैया, वो नारीवादी दर्शन की बात करता है, मानवता के पक्षधर है, या क्रांति की आवाज उठाता है निराला की तरह। वो सबकी अपनी अपनी एक अलग विचार हैं। तो ये चीज ऐसी है, आपको याद नहीं करनी, नहीं आप कॉपी पेंसिल लेके लिखने लगो। मैं बता रहा हूं कि भावपक्ष और कलापक्ष में क्या लिखा जाता है, ये आपको समझना है। ठीक है भैया, चलिए उसके बाद कवि के महत्वपूर्ण बिंदु, फिर कलापक्ष में हम क्या लिखते हैं, मैंने बताया आपको, भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार, कौन सा बिंब प्रयोग है, चित्रात्मकता है, प्रतीकात्मकता वगैरह वगैरह, ये सब किसमें लिखी जाती है, ये सब लिखी जाती है किसमें, वो कला पक्ष में। यानी कि कला पक्ष में यही सब चीजें हैं। कवि ने कविताएं लिखते समय कौन सी भाषा का प्रयोग किया, कौन सी शैली का प्रयोग किया, कौन सा रस है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कला पक्ष हो गया महाराज, कुछ अलग नहीं है। फिर कह रहा हूं याद नहीं करना, नहीं कॉपी पेंसिल लेके बैठने लगो। तो ये सब चीजें मतलब भाषा। अब जो कुछ इंपोर्टेंट क्रक्स हैं मैं आपको बता दूं, कुछ इंपोर्टेंट क्रक्स हैं जो हर आपको कला पक्ष में काम आते हैं, कॉमन है, आप सब में लिख सकते हैं। पहला भाषा सरल सहज खड़ी बोली है। ठीक, क्या लिख सकते हैं, भाषा सरल सहज खड़ी बोली है, केवल किनको छोड़ करके, तुलसी बाबा को छोड़ करके। किसको छोड़ना है, हमें छोड़ना है तुलसीदास को। ठीक, तुलसीदास को छोड़कर, बस इतना मैं लिखवा देता हूं, नहीं आप भूल जाओ। तुलसीदास को छोड़कर जितने भी कवि आए उनकी पूरे कलापक्ष में आप लिख सकते हैं, भाषा सरल सहज खड़ी बोली है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, तत्सम शब्दावली के साथ साथ कहीं कहीं देशज शब्दों का प्रयोग भी हुआ, ये सब में लिख दो, सब में लिख दो। ठीक, किसको, तुलसीदास जी को छोड़कर। तुलसीदास में भी लिख सकते हैं आप, छोड़िए तुलसीदास में भी ये शब्द लिख सकते हैं आप कि तुलसीदास ने तत्सम भाषा तो प्रयोग की ही है, क्योंकि अवधि और अपने ब्रज का प्रयोग किया, उसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग उनका बहुत है, और देशज शब्द है, ये आप सब में लिख सकते हैं। तो मैं ये लिख देता हूं सब में। ठीक है, लो ये भी आपका पॉइंट होगा। तीसरा, मुक्तक छंद, मुक्त छंद शैली का प्रयोग है, सब में लिख सकते हैं, तुलसी को छोड़कर। तुलसी ने मुक्तक नहीं, दोहा चौपाइयों का प्रयोग किया है, तुलसी को छोड़कर। ठीक है, मैं लिखवा इसलिए रहा हूं भैया, नहीं भूल जाओ, तुलसीदास में लिखा हो मुक्तक, वो काट देगा और नंबर और नहीं देगा, तुलसी को छोड़कर। चौथा है अलंकार, उपमा, रूपक, अनुप्रास आदि अलंकार का प्रयोग हुआ है, सब में लिख दो, सब में। और उपमा अगर नहीं भी लिखो तो एक अलंकार तो आप लिख ही लेना कि अनुप्रास अलंकार, सब में है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया। या कुछ ना लिखो तो ऐसा लिख सकते हैं कि अलंकारों का प्रयोग किया, ये तो लिख सकते हैं, अलंकारों का प्रयोग अत्यंत शोभनीय है, ऐसा लिख सकते हैं ना। कि अब कितने, 1 2 3 4 पॉइंट हो गए कलापक्ष में, और कलापक्ष में हमें 3 पॉइंट लिखने पड़ते हैं जिससे हमें 1 नंबर मिल जाए। समझ रहे हैं ना, 3 पॉइंट लिखने पड़ते हैं, पॉइंट हो गए हमारे 4। तो ये आपके लिए खुशखबरी है कि कलापक्ष आपको याद नहीं करना, कॉमन पॉइंट मैंने आपको बता दिए, यहीं से लिख सकेंगे। भावपक्ष मैंने कॉमन पॉइंट इसलिए नहीं बताए हैं क्योंकि हर कवि की अपनी अपनी भावना है। निराला की बात करेंगे तो क्रांति की बात होगी,
क्रांति की बात होगी। तुलसी की बात करेंगे तो भगवान श्री राम की भक्ति की बात होगी। हरवंश राय बच्चन की बात करेंगे तो आत्मचिंतन की बात होगी, अपने मन की व्यथा की बात होगी। ये हरवंश राय बच्चन की तो भावनाएं सबकी अलग अलग हैं भैया, इसलिए भाव पक्ष हम अलग अलग ही याद करेंगे। कला पक्ष में मैंने आपको दे तो दिया है वहां पे, जब मैं अभी कभी पर्चे आपको पढ़ाऊंगा जैसे तो कला पक्ष बताऊंगा, कला पक्ष में मैंने सबके अलग अलग दिए हैं, वहां अगर भूलते हैं तो इन पॉइंट का आपको प्रयोग करना है, ठीक है ना, समझ गए बहुत अच्छे से। अब चौथा बिंदु होता है जो हमारा है साहित्य में स्थान। अब साहित्य में स्थान क्या होता है? हिंदी साहित्य में विशेष उपलब्धि बताना और प्रशंसा करना वगैरह, ठीक। क्या होता है? हिंदी साहित्य में कवि हमेशा याद रखे जाएंगे, ठीक। हिंदी साहित्य में कवि हमेशा याद, अब कवि की जगह मतलब क्या, कवि का नाम लिखना है कि हिंदी साहित्य में हरवंश राय बच्चन हमेशा याद रखी जाएंगी। इंपोर्टेंट पॉइंट है, किसी में भी डाल सकते हैं, बस कवि की जगह उनका नाम। हिंदी साहित्य में कवि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लिख सकते हैं हिंदी साहित्य में कवि का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब ये देख लो कि कवि किस मतलब समय के हैं। अगर तुलसीदास हैं तो ऐसे लिख दो भक्ति काल के कवि हैं, लिख सकते हैं ना। नई कविता में कुंवर नारायण को लिख सकते हैं आप, प्रयोगवाद में लिख सकते हैं अज्ञे को वगैरह। मैं बता रहा हूं, आपके में है नहीं, अगर होते अगर तो अज्ञे को लिख सकते हैं। ये क्या है? ये कॉमन पॉइंट है सर, यही आप यूज कर सकते हैं और आपको याद करने की भैया आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, समझ गए ना। अब आते हैं हम कवि परिचय पर। मैंने आपको कला पक्ष और साहित्य में स्थान के कॉमन पॉइंट इसलिए बताए कि भगवान करे आपकी याददाश्त व्याददाश्त चली जाए ना, भगवान ना करे, भगवान करे ना, भगवान ना करे कि आपकी याददाश्त व्याददाश्त चली जाए, आपने जो याद किया वो भूल जाएं। फिर समस्या ये होगी कि अब क्या इतना में से कुछ भूल गए, तो वो पॉइंट आप उठा के वहां रख दीजिए, 1 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक। वापच और कलापच में वैसे भी 2-2 नंबर लिख, 2-2 पॉइंट लिखने पड़ते हैं, 2 वापच के लिख दिए, 2 कलापच के। अगर 3-3 लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात नहीं, कम से कम 2-2 लिख दीजिए, ठीक है। चलिए अब फटाफट बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन की, जो हमने इंपोर्टेंट 4 कवि लिए हैं और मैं गारंटी देता हूं इनमें से ही आ जाएगा। अभी तक बाहर तो नहीं गया है, 4 मैंने आपको पद के दिए हैं, 4 गद्य के दिए हैं, इनमें से बाहर नहीं जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। बढ़िया तरीके से आपको पढ़ना है। पहला हरिवंश राय बच्चन, तो बच्चन जी के, अब देखो मैंने बच्चन जी का जन्म वगैरह नहीं लिखा, बच्चन जी को कौन सा पुरस्कार लिखा वो नहीं लिखा, बच्चन जी के बारे में जो एनसीईआरटी बुक में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी है ना भैया, हमने वो भी नहीं लिखी। वो इसलिए नहीं लिखी, ये सब चीजें आपको ऑब्जेक्टिव में प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। याद रखिए, हमें पता है कौन सी चीज आपको कब देनी है और कहां देनी है, बस इतना हम पे विश्वास रखिए। हम जो टॉपिक आपके लिए लेके चल रहे हैं वो टॉपिक का सीधा सीधा अर्थ है कि वो टॉपिक से हमें वही कवर करना है। मैं चाहता तो एक स्लाइड बना के दे भी सकता था, लेकिन समस्या ही अभी उसका कोई काम ही नहीं है। अगर कवि परिचय पूछा जा रहा है तो सीधा कवि परिचय लिखो, ठीक है। जन्म स्थान वगैरह या जन्म कब हुआ या उनको कौन से पुरस्कार वगैरह मिले, नहीं, अभी आवश्यकता नहीं है। हालाबाद के कवि हैं, कब जन्म हुआ, 1907 में प्रयागराज में हुआ वगैरह वगैरह, जो उनके मतलब पूरी बातें हैं ना, वो पूरी बातें हम आपको कब देंगे? ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन और आंसर तो मिलेंगे ही, मतलब 4 ऑप्शन होंगे, क्वेश्चन होगा, उसका आंसर भी मिलेगा, लेकिन कुछ चीजें हम इंपोर्टेंट पॉइंट करके भी बगल से देंगे, वो आपके लिए बड़ी आवश्यक होंगी महाराज। एक क्वेश्चन से हम 5 क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक। तो बढ़िया तरीके से आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। चलिए आ जाते हैं रचनाओं के पास। तो रचनाएं तो आपको पता ही है इनकी, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ठीक है, निशा निमंत्रण, बच्चन ग्रंथावली। कौन सी है? बच्चन ग्रंथावली। फिर उसके बाद आत्मकथा, इनकी आत्मकथा कितने खंडों में विभाजित है? याद रखना है 4 खंडों में। कौन कौन सी है? क्या भूलूं क्या याद करूं, सबसे ज्यादा यही पूछी जाती है, इसलिए इसको तो याद कर ही लो, क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरी है नीर का निर्माण, फिर तीसरी है बशेरे से दूर, और चौथी है 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 खंडों में विभाजित है इनकी आत्मकथा, इन्होंने स्वयं लिखी है, मैंने पढ़ी है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो याद तो पहले मधुशाला मधुबाला दोनों ही करनी है। निशा निमंत्रण इसलिए आपको याद करनी है कि भैया जो आपका आत्म परिचय है, जो कविता है और एक गीत, दोनों ही यहीं से ली गई हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता वाले एक गीत है ना, और आत्म परिचय, दोनों यहीं से ली गई हैं सर। तो ये दोनों आपको याद करनी है, ठीक, अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से। तो दोनों याद हो जाएंगे। उसके बाद क्या भूलें क्या याद करूं, याद कर लीजिए। बच्चन ग्रंथावली की आवश्यकता बहुत ज्यादा है नहीं, तो निशा निमंत्रण, मधुशाला याद होनी चाहिए, मधुबाला, मधु मतलब शराब, मधु का अर्थ क्या होता है? शराब। मैंने पूरा हालाबाद का अर्थ बताया है जब मैंने हालाबादी दर्शन पढ़ाया है। अब मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि समय की पाबंदियां हैं और हमें वीडियो उतने ही समय में रिकॉर्ड करना है जितना बच्चे अच्छे से पढ़ें। ज्यादा हम डिटेल पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। चलिए, ये हो गई इनकी रचनाएं, आपको कौन कौन सी याद करनी हमने बता दी। उसके बाद हमारी जो बात होगी वो बात होगी सर भाव पक्ष पर। भाव पक्ष मतलब कवि की भावनाएं। अब कवि कौन सी भावनाएं लेकर कविता लिख रहा है? पहला बात है हालावादी दर्शन। मैंने बताया था हालावादी दर्शन क्या होता है। हालावादी दर्शन का अर्थ होता है, छोटे छोटे शब्दों में बता दूं कि मस्त मौला काव्य,
मनमौजी काव्य, जो हमारे मन में आया हमने किया, अपने ही धुन में जीना। हालाकार शराब होता है, हालाकार क्या होता है, शराब होता है। तो भैया हालावादी क्या हो गया, क्या शराब ही हो गया? नहीं, हालावादी महाराज वो होता है कि जिस प्रकार शराब पीकर एक शराबी अपनी मस्ती में झूम उठता है ना, उसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं, दुनिया की कोई चिंता नहीं, उसी प्रकार महाराज हरिवंश राय बच्चन भी अपनी मस्ती में डूबे हुए हैं, अपनी धुन में डूबे हुए हैं। दुनिया क्या कह रही है, किस तरीके की बात करी, कोई मतलब नहीं उनको, उनको उस चीज से कोई मतलब है ही नहीं महाराज। तो वो हालावादी दर्शन है। दूसरा रहस्यवादी भावना है। रहस्य का मतलब क्या होता है, जो छिपा हुआ है, जो छिपा हुआ है वो भावना है। तो कवि क्या अपने अंतर्मन की भावनाएं जो अंदर प्रदर्शित, अंदर हैं, गुप्त हैं, उनको कवि कविता के माध्यम से लिख रहा है, ठीक, वो रहस्यवादी भावनाएं होंगी। तीसरा प्रेम और सौंदर्य की कविताएं, मतलब प्रेम मतलब श्रृंगार और सौंदर्य, इन दोनों की कविताएं इन्होंने लिखी हैं। तीसरा व्यक्तिगतता की भावनाएं, अब मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं, जो वास्तविकता में मेरे मन के विचार हैं, उनको मैं कविता के माध्यम से लिखूंगा, वो व्यक्तिगतता होती है। फिर संघर्ष और उत्साह की भावना, भाई संघर्ष और उत्साह तो उन्होंने किया है ना, उसी की बात कर रहे हैं। जो जगजीवन का भार है वो संघर्ष ही तो है एक तरीके का। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी आंखों में प्यार लिए फिरता हूं, कर दिया किशन ने प्रफुल्ल जिनको छूकर मैं दो आंखों के ताल लिए फिरता हूं, ऐसी कविता है ना अपने में, तो बस उसी की बात की है। फिर अगला है कलापक्ष। कलापक्ष मतलब कौन सी भाषा है, शैली है। तो सबसे पहले मैंने कहा ना, ये तो अलग है, अगर ये पॉइंट आपको याद नहीं होते तब आपको उन पॉइंटों पे जाना है। याद रखिए, ये बेस्ट हैं, इनके ही हैं प्रॉपर। जब आपको एग्जाम में आप चीजें भूल रहे हैं, तब आपको मैंने दूसरा रास्ता वो बताया है, ठीक है, कोई भी हो। तो पहला है भाषा कैसी है, सरल मधुर खड़ी बोली, ठीक, सरल है, मधुर है और खड़ी बोली का प्रयोग किया है। दूसरा क्या है, भावानुकूल और काव्यात्मक भाषा। भावानुकूल मतलब भाव के अनुकूल, कि जैसी कविता इनके मन के भाव हैं उसी प्रकार की इन्होंने भाषा का प्रयोग किया। और काव्यात्मक भाषा मतलब कविता के लिए जो भाषा का प्रयोग किया जाता है। फिर गीतात्मक शैली मतलब इनके गाना को, इनकी कविताओं को आप गाकर पढ़ सकते हैं, जैसे मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, ऐसे गा सकते हैं। तो फिर भी आंखों में प्यार लिए फिरता हूं, मतलब इनकी कविताओं को आप गीतात्मक शैली मतलब गाकर पढ़ सकते हैं, गेता है। आगे क्या है, भाव प्रधान है, मतलब भावनाएं और प्रभावशाली शैली का प्रयोग किया गया है, ये भी आप याद कर लेंगे, कोई विशेष कठिन नहीं है। अब आ जाते हैं साहित्य में स्थान पर। तो जो हालावादी दर्शन है वो यहां भी लिख सकते हैं कि हालावाद के प्रवर्तक हैं, मतलब शुरुआत इन्होंने ही की थी। फिर छायावाद उत्तर काल के कवि हैं, मतलब छायावाद के जो बाद का समय है, कोई भी हिंदी में शब्द समझ में ना आए आपको तो आप क्या करें, संधि कर लिया करें, उसका संधि विच्छेद। छायावाद उत्तर मतलब छायावाद धन उत्तर, और उत्तर का अर्थ होता है हिंदी में वाद, उत्तर का अर्थ कहता है हिंदी में वाद में, और पूर्व का अर्थ होता है पहले। तो मतलब छायावाद के बाद के कवि हैं ये, ठीक, इसलिए इनको छायावाद उत्तर के प्रतिनिधि कवि कहते हैं। मधुशाला के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध, बहुत अच्छी मधुशाला है इनकी कविता, बहुत अच्छी इनकी कविता है कि हिंदू मुस्लिम दो हैं मगर एक मगर उनकी हाला, एक मगर उनका मदराला, एक मगर उनकी प्याला, दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, बैर कराते मंदिर मस्जिद, प्रेम कराती, प्रेम बढ़ाती मधुशाला। मधुशाला का अर्थ होता है शराब का ठेका सर, मधु मतलब शराब, शाला मतलब ठेका, शराब के ठेके की बात कर रहे हैं, जिसे इंदौर में कलारी वगैरह बोलते हैं, ठीक है। तो वो है। अगला क्या, हिंदी साहित्य में उच्च स्थान प्राप्त, सबके में लिख दो, कुछ भी अलग नहीं है महाराज, सबके में यही लिखना है आपको कि हिंदी साहित्य में उच्च स्थान प्राप्त है, हिंदी साहित्य के सूर्य हैं, हिंदी साहित्य में इनका फलाना ठिकाना, ये सब लिख दो। एक पॉइंट तो मतलब साहित्य में स्थान में आपको एक पॉइंट तो इनमें से ही कोई उठा लो जो कॉमन हो, या साहित्य में स्थान में आप ये कर सकते हैं कोई एक पॉइंट उनकी रचना का उठा लो जो फेमस रचना हो। जैसे इनकी सबसे फेमस मधुशाला है, इनकी सबसे फेमस कौन सी है, मधुशाला। तुलसीदास की सबसे फेमस कौन सी है, रामचरितमानस भैया, तो तुलसीदास के लिख देंगे रामचरितमानस इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। एक पॉइंट आप साहित्य में स्थान उनकी रचना का लिख सकते हैं, ठीक है, और 3 ही पॉइंट लिखने हैं आपको महाराज, तो बस यही याद रखना है, समझ गए ना। तो ये हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय हमने पॉइंट में इसलिए दिया है कि जिन चीजों को हम पॉइंट में अच्छे तरीके से लिखते हैं, चेक करने वाला वास्तविकता में हमें बढ़िया तरीके से चीजें चेक करके देता है। अगला आ जाते हैं कुंवर नारायण जी। कौन से हैं, कुंवर नारायण जी। रचनाएं देख लीजिए फटाफट। पहला है चक्रव्यूह, कौन सी रचना है, चक्रव्यूह। अगर देखो मैं रचनाओं के लिए आपको 2 रचना याद करनी है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन आपको एक ट्रिक बता देता हूं। जब मैं अपने आर्यविहान के एप्लीकेशन पे पढ़ाता था तब बच्चों को एक ट्रिक बताता था कि आप कड़ियां बनाना सीखिए, मतलब शब्द से कड़ियां बनाना सीखिए। एक में मैं बनाऊंगा, बाकी की आप स्वयं बनाइए, इसमें मैं बना के बताता हूं। जैसे कुंवर नारायण है, नारायण किसको कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण का भी एक नाम क्या है, नारायण, ठीक है, नारायण। अब महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत के युग में चक्रव्यूह की बात तो बहुत होती है ना।
अब चक्रव्यूह को भेदा किसने? अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु ने। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण नहीं थे। अगर कृष्ण होते तो क्या चक्रव्यूह कोई बच पाता? नहीं बच पाता। अब ऐसे याद रखो, कुंवर नारायण आपको जैसे ही याद आएगा, नारायण से कृष्ण याद आएगा, वैसे ही आपको चक्रव्यूह याद आ जाएगा, महाभारत वाली स्टोरी। ऐसे शब्दों को जोड़ के कोई स्टोरी अपने माइंड में बना लो। सर सही है, वो स्टोरी महाराज आपके माइंड में अगर बन गई तो चीजें आप भूलेंगे नहीं, एग्जाम में आपको दिखाई देगा, आप वही स्टोरी आपके एग्जाम में याद आ जाएगी। समझ रहे हैं ना? तो ये आपको करना है, ऐसे ही कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। अब देखो, नारायण मतलब कृष्ण, और नारायण के समान इस दुनिया में कौन है? कोई दूसरा है कि भगवान के समान? कड़ियां जोड़ रहे हैं नहीं आपको, सर ये है वो है। फालतू का दिमाग मत लगाना आप, ये फालतू का पलना डिम का दिमाग लगा के आ जाओ भैया कि सर ऐसी बात है, नारायण ये वो। मैं केवल कड़ियां जोड़ रहा हूं जिससे आपको याद रहे। तो नारायण के समान इस दुनिया में कृष्ण के समान कोई दूसरा है? नहीं है। तो बस, और ये आपको रचना इसलिए याद करनी है, मैं टिक लगा देता हूं, क्योंकि आपकी कविता है जो बात सीधी थी पर, ये यहीं से ली गई है, कोई दूसरा नहीं से, इसलिए पूछी जा सकती है ये। ठीक, तीसरी आ जाते इन दिनों, इन दिनों, ठीक है, जोड़ लेना आपने कड़े अपने हिसाब से करिए। इन दिनों कविता के बहाने। अब जो एक और कविता है इसमें दो हैं, कविता के बहाने, वो कहां से ली गई है? वो ली गई है महाराज इन दिनों से, इसलिए बात सीधी थी और कविता के बहाने दोनों का ही याद करना है। फिर परवेश हम तुम या वगैरह, ठीक है, इनकी एक और इंपोर्टेंट रचना ये याद कर लेना, आत्मजयी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, तो अब इनकी केवल 3 रचनाएं, मैंने 4 बताई, एक चक्रव्यूह और ले लो, 1 2 3 4 रचनाएं आपको याद रखनी, बाकी के छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं भाव पक्ष पर। भाव पक्ष का अर्थ है नाग, सबसे पहले भाई भावना है कवि की, नागर संवेदना की कवि है। नागर का अर्थ होता है नगर, नागर का अर्थ क्या होता है? नगर। अच्छा, आपने देखा होगा ज्यादातर कवियों ने कविताओं में गांव की बात की है कि गांव में प्रकृति मौसम इतना सुहाना होता है, गांव के लोग इतना संघर्ष करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन कुंवर नारायण महाराज एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने शहर की बात की है। सर संघर्ष तो सर शहर में भी होता है, जब गांव में आदमी के पास खाने को रोटी नहीं होती, रोजगार नहीं होता, तब शहर की तरफ भागता है कि नहीं? उसका पालन पोषण तो महाराज शहर करती है। कुंवर नारायण कहते हैं मैं नहीं, कुंवर नारायण ने कहा है कि उसका पालन पोषण तो शहर करता है ना। तो हम क्यों ना शहर के ऊपर कविताएं लिखे। शहर को सब गंदा बोलते हैं कि शहर में ट्रैफिक बहुत है, शहर में खर्चा बहुत है, शहर में ये है वो है, दिखावा बहुत है, लेकिन रोजगार सबको, नौकरी तो शहर ने दी ना, गांव देता है। मैं ये नहीं कहता, मैं गांव को बिल्कुल, मैं भी गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं और गांव में ही आज भी रहता हूं, लेकिन मैं शहर की बात बता। तो ये कुंवर नारायण कह रहे हैं, मैं नहीं। ये आप मेरे ऊपर थोप दो सर आपने ऐसा क्यों कहा। तो वो शहर संवेदना की, मतलब शहर की बातें की हैं। दूसरा मानवता की भावना, वो तो हर एक कवि के अंदर होती है, ह्यूमैनिटी, वो भी इनके अंदर है। फिर जीवन दर्शन का चित्रण, मतलब पूरे जीवन में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, किन समस्याओं का कैसे समाधान किया जा सकता है, वो जीवन दर्शन है। नैतिक मूल्य, आपके अंदर कौन कौन से नैतिक मूल्य होने चाहिए? आदमी किसी व्यक्ति की मदद करो, किसी व्यक्ति को परेशान मत करो, ठीक है, अपने घर पे सड़क पे मतलब सफाई वफाई रखो, ये सब क्या है? नैतिक मूल्य तो है महाराज। नैतिक मूल्य मतलब, ठीक है, मोरल वैल्यूज जिन्हें आप कहते हैं, तो वो इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से उनका प्रयोग किया है। फिर क्या है? चिंतनशील और दार्शनिक दृष्टि, मतलब बहुत सोचने वाले कवि हैं, सोच समझकर, और दार्शनिक दृष्टि मतलब फिलोसफिक रूप से जो दर्शन में चीजें बताई गई हैं उनको कविता के माध्यम से इन्होंने प्रदर्शित किया है। 6 पॉइंट हैं, आपको 3 या 4 याद करने हैं। 6 इसलिए लिखे हैं कि जो कठिन लगे छोड़ दो, सरल को याद कर लो। और शांति और सह अस्तित्व का संबंध, मतलब कि भैया जियो और जीने दो, वो वाली बात यहां पर हो जाती है। ठीक है ना? चलिए अगली बात जो है इनके कला पक्ष पर, भाषा कैसी है? सरल और परिष्कृत भाषा, खड़ी बोली भी लिख सकते हैं, सरल और परिष्कृत भाषा। अगला प्रतीकात्मकता और बिंबात्मक अभिव्यक्ति, प्रतीक तो समझते हैं और बिंबात्मक भी मैंने आपको दोनों ही चीजें समझाई हैं। प्रतीक क्या होता है? कोई एक ऐसा शब्द जिसका कोई दूसरा अर्थ निकलता हो, वो प्रतीक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कहा कुछ और जाए और समझा कुछ और जाए, शब्दों के रूप से प्रतीकात्मकता के प्रयोग किए जाते हैं। बिंबात्मकता मतलब मैंने कल के लेक्चर में जो संपूर्ण हिंदी पढ़ाई उसमें बढ़िया तरीके से बिंब की बात बताई है मैंने। बिंब मतलब कोई सामने वाला आपसे कुछ कह रहा है तो आपके दिमाग में उसकी छवि बनने लगे, चित्र बनने लगे, उसे बिंबात्मकता कहते हैं। ठीक है? दार्शनिक और चिंतनशील शैली, भाई दर्शन की बात जो यहाँ पर की गई है। और भावानुकूल शब्द चयन, जैसे भाव हैं वैसे ही शब्दों का इन्होंने चयन किया है। ठीक है, इंपोर्टेंट। अब आ जाते हैं फाइनली साहित्य में स्थान पर। सर किस में आते हैं? साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान पर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये तीसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं। कौन से तार सप्तक के? तीसरे। अज्ञे ने तार सप्तक बनाया 1943 में। कब? तार सप्तक की जो घोषणा हुई है अज्ञे के द्वारा 1943 में। ठीक, तार सप्तक के जनक कौन थे? अज्ञे।
मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव में भी, इसलिए मैं अभी नहीं जा रहा किसी भी चीजों पर। ऑब्जेक्टिव में हर चीज आपको भर भर के दी है, मैंने भर भर के दी है, इसलिए आप ज्यादा दिमाग मत लगाएगा, ठीक है। 1943 में अज्ञे तो तार सप्तक के कवि थे। दूसरा, नई कविता के प्रतिनिधि कवि तार सप्तक। तीसरा है तो अपनी हिंदी की जो अंतिम विधा मतलब आधुनिक हिंदी पद्य साहित्य में जो अंतिम बात करी गई है छठवीं, वो नई कविता की है, तो नई कविता के महाराज प्रतिनिधि कवि भी हो गए हैं, दूसरी बात। तीसरी, चिंतनशील और दार्शनिक दृष्टि, वही जो अभी यहाँ लिख के आए हैं वही दार्शनिक और चिंतनशील शैली, वही दृष्टि है, वही छाप के मैंने यहाँ लिख दिया और बदल के लिख दिया, यही अंतर है दोनों में और कुछ नहीं बार बार। फिर हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सभी हैं, इनका भी नाम डाल दो हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकारों में। भैया बोर तो सब हैं ही, इनका नाम डाल दो तो और बढ़िया सोने पे सुहागा। अंतिम जो सबके में कॉमन रहता है, हिंदी साहित्य में अत्यंत सम्मानित स्थान है, अत्यंत सम्मानित स्थान। बस ये हो गए हमारे कौन, कुंवर नारायण जी। हमें बताओ अब क्या कुछ ऐसा है जो याद करने वाला है? कुछ भी नहीं है सर ऐसा याद करने वाला, ठीक। चलिए अब आ जाते हैं किस पर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर, फटाफट। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पर, तो निराला जी का क्या है रचनाएं, अनामिका, परमल, गीतिका, बेला, नए पत्ते। सबसे पहले तो अनामिका याद करना है, क्यों? क्योंकि जो इनका बादल राग है अनामिका से लिया गया है, ठीक। बेला, नए पत्ते याद कर लो, ये भी इंपोर्टेंट है इनका। अरिमा, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता बहुत इंपोर्टेंट है इनकी रचनाएं। बिल्लेसुर बकरिया, चतुरी चमा, राम की शक्ति पूजा याद कर लो, ये भी इंपोर्टेंट है, ठीक। सरोज स्मृति ये वाली याद कर लो। और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है कि अपनी निराला रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित है महाराज। पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है। वैसे तो हमने ऑब्जेक्टिव दिए भी हैं इससे, लेकिन यहां भी समझ लो 8 खंडों में। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं? अनामिका इसलिए याद करना है कि बादल राग अनामिका से ली गई है। दूसरा, नए पत्ते इंपोर्टेंट है इनकी। कुकुरमुत्ता इंपोर्टेंट है, ठीक है। कुकुरमुत्ता बहुत इंपोर्टेंट रचना है इनकी, जो प्रगतिशील चेतना की रचना है, प्रगतिशीलता की। अगला है राम की शक्ति पूजा, जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध लड़ रहे हैं उस समय माता शक्ति यानी दुर्गा जी की पूजा करते हैं, उसके बारे में बताया है। सरोज स्मृति क्या है? इनकी एक पुत्री थी, इसका 19 साल की उम्र में निधन हो गया, उसका नाम था सरोज। क्या नाम था महाराज? उसका नाम था सरोज। तो सरोज की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके दुख में ये कविता लिखते हैं, उसका नाम क्या है? सरोज स्मृति। चलो भाव पक्ष पर फटाफट आ जाते हैं। भाव पक्ष क्या है? मानवतावादी भावना, मतलब मानवता की बात करी है, सब लोग करते हैं कविता में, किसी में भी लिखाओ ना यार। क्या तुलसीदास ने मानवता की बात नहीं करी? और क्या नाम है अपने हरिवंश राय बच्चन ने मानवता की बात नहीं करी? क्या कुंवर नारायण ने मानवता की बात नहीं करी? सबने करी। मानव कवि है तो मानवता की बात करेगा ही, कॉमन पॉइंट है, सभी में लिख के आ सकते हैं आप, ठीक। दूसरा, करुणा और दया की भावना, ये भी आप किसी में भी लिखाओ, तुलसीदास को छोड़ देना बस, उनके में ये मजा नहीं आएगा इस पॉइंट को लिखने में, ठीक है। नहीं सब में लिखाओ, मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं तुलसी को छोड़ दो, ठीक है। मानवता की भावना। तीसरा, सामाजिक अन्याय के विरुद्ध स्वर, मतलब समाज के जो अभी आप बादल राग पढ़ेंगे जब मैं आपको समझाऊंगा, या मैं पढ़ा चुका हूं 4 नंबर वाले क्वेश्चनों में बादल राग मैंने बढ़िया तरीके से समझा, एक बार समझ लेना उसको अगर आपने नहीं समझा है तो 4 नंबर वाले क्वेश्चनों में मैंने बताया कि सामाजिक अन्याय के बादल राग वही तो है, बादल को क्रांति के रूप में बताया उन्होंने महाराज कि कैसे क्रांति आएगी, तो कैसे जो अमीर वर्ग के लोग हैं, धनी हैं लोग, जिन्होंने गरीब वर्ग के लोग मजदूरों को परेशान करके रखा है, तो क्रांति होगी तो अमीर वर्ग के लोगों को नष्ट कर दिया जाएगा, वही बादल राग में बताया है। तो वही तो है सामाजिक अन्याय के विरुद्ध स्वर। फिर विद्रोह और स्वतंत्रता की भावना, मतलब विद्रोह तो है और देश को स्वतंत्र, मतलब जो गरीब लोग हैं उनको स्वतंत्रता भी दी जाएगी। प्रकृति प्रेम अच्छी कविता है, ज्यादातर कविताएं इनकी प्रकृति प्रेम की ही मिलेंगी। और व्यक्तिगत वेदनाओं का चित्रण, सरोज स्मृति क्या है? व्यक्तिगत मतलब खुद की वेदना, मतलब उनका जो दुख है, उनकी पुत्री मर गई, उसके दुख में उन्होंने क्या लिखा? एक कविता लिख दी, व्यक्तिगत वेदना ही तो है वो। तो ये हो गया भाव पक्ष। कला पक्ष, भाषा कैसी है? तत्सम प्रधान संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली, ये आप इनके में ज्यादा लिखें, बढ़िया है ये, क्योंकि इनकी आप सबकी कविताएं पढ़ लें, पूरे 9 चैप्टर हैं आपके हिंदी में। लेकिन जब निराला को पढ़ेंगे ना महाराज, तो तत्सम भाषा का तो प्रयोग किया है, संस्कृत निष्ठ और खड़ी बोली है, तो ये बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग किया, इसलिए तत्सम प्रधान। दूसरी, अलंकारों का सुंदर प्रयोग, सबके में डाल दो, सबके में कॉमन पॉइंट है, कॉपी पेन लेके लिख लो। अलंकारों का सुंदर प्रयोग, ऐसे कौन सा कवि है जिसने अलंकारों का प्रयोग नहीं किया? हाँ। तीसरा, वीर और शांत रस प्रदान, ये सबके में नहीं लिख सकते, ये सबके में इसलिए लिखते हैं क्योंकि सबकी कविताएं वीर रस की नहीं होती ना भैया, शांत रस की सबकी कविताएं नहीं होती है, तो ये आप सबके में नहीं लिख सकते हैं। और छंद मुक्त शैली का प्रवर्तक, ये इनका मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये भी सबके में नहीं लिख सकते। हिंदी में एक शैली होती है मुक्तक छंद की, उसके प्रवर्तक यही है, सबसे पहले शुरुआत उसकी इन्होंने ही की थी, ठीक है। अब आ जाते हैं साहित्य में स्थान। आधुनिक हिंदी कविता के महान कवि, कुंवर नारायण के में भी लिख सकते हो आधुनिक हिंदी कविता के महान कवि। आत्मपरिचय यानी कि हरिवंश राय बच्चन के में भी लिख सकते हो आधुनिक हिंदी कविता के महान कवि, लिख सकते हैं क्योंकि सभी है ना यार वो, ठीक।
छायावाद के प्रमुख स्तंभ पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी। 4 लोग छायावाद में हैं, पंत हैं, प्रसाद हैं, महादेवी हैं और सुमित्रानंदन पंत हैं। पंत, प्रसाद, महादेवी और निराला 4 लोग हैं छायावाद में, तो उनमें से एक हैं ये। फिर मुक्तचंद के प्रवर्तक हमने अभी आपको बताया, हिंदी के श्रेष्ठ साहित्यकार, हिंदी साहित्य में उच्च स्थान प्राप्त है। इसमें तो आपको कुछ भी याद नहीं करना, बस एक पॉइंट, आप चाहो तो एक कविता भी लिख सकते हैं इनकी, कि इनकी अनामिका कविता बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, या अनामिका जैसी कविताओं ने इन्हें हिंदी साहित्य में अमर कर दिया। कुछ भी लिख दो आप, थोड़ा सा दिमाग लगा के कुछ भी लिख दो, 1 नंबर तो मिलना ही है, क्योंकि 1 ही नंबर का तो आ रहा है एग्जाम में ना। तो ये होता है, ठीक। तो सूर्यकांत जी हमारे निराला जी होते हैं समाप्त। अब आ जाते हैं जो हमारे अंतिम कवि हैं इसमें, गोस्वामी तुलसीदास जी। कौन है भैया? गोस्वामी तुलसीदास जी, महान कवि, भक्ति काल के महान पुरोधा हैं भैया जी, महान कवि हैं, महान पुरोधा हैं हमारे तुलसीदास जी, समझिए इनको। चलो, सबसे पहले तो रचना है, ये तो आपको रटनी है, रामचरितमानस। रामचरितमानस, भाषा लिख लीजिए अवधि, क्योंकि पिछली बार ना यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो रामचरितमानस भाषा अवधि। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नेहचू, जानकी मंगल इसमें से याद कर लो, ठीक। पार्वती मंगल, रामलला नेहचू, रामाज्ञा प्रश्न, ये सब अवधि भाषा की ऊपर की पूरी रचना है। गीतावली, विनय पत्रिका, ये भी याद कर लेना, विनय पत्रिका, दोहावली, बैराग संदीपनी, ये सब ब्रज भाषा की हैं। और कवितावली आदि, मतलब कुछ अवधि भाषा में लिखी है उन्होंने, कुछ ब्रज भाषा में। सीधा सिद्धांत है, जो भगवान राम को लेकर लिखी गई है ज्यादातर कविताएं, सब नहीं ज्यादातर कविताएं वो अवधि भाषा में लिखी गई हैं। जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इन्होंने जो कविताएं लिखी हैं वो ब्रज भाषा में लिखी हैं। बस यही सीधा सिद्धांत और कुछ भी नहीं है, ठीक। चलो, अब हम आ जाते हैं फटाफट इसके भाव पक्ष पर, मतलब उनकी भावना क्या है श्री राम को लेकर चलना। तुलसी की भी भावना से कोई कुछ पूछेगा क्या है? उनके घट घट में राम बसे हैं भैया, प्रत्येक रोम रोम में तुलसी के राम हैं। तो उनकी तो भावना क्या है? राम भक्ति काव्य के प्रतिनिधि कवि हैं। भक्ति, नीति, आदर्श, लोक मंगल की भैया भावना प्रदर्शित की है उन्होंने वहां से। फिर सामाजिक समन्वय और राम राज्य की परिकल्पना, राम राज्य की, जिस तरीके से राम जी का शासन था ना, वही सोचते हैं तुलसी जी के, वही उसी जैसा शासन पूरे विश्व में आ जाए, पूरे देश में आ जाए। राम जी ने जिस तरीके से अपने शासन में अयोध्या के लोगों को दुखी नहीं होने दिया, उसी तरीके से तुलसी भी सोचते हैं अयोध्या के लोग सर कभी दुखी ना हो, बस यही बात है। तो वही राम राज्य की परिकल्पना और राजनीतिक और आर्थिक विचार, मतलब इनके जो रामचरितमानस है ना, उसमें राजनीति के बारे में भी लिखा है और आर्थिक मतलब धन संपदा को कैसे बचाकर रखना, कैसे खर्च करना, उन सब की बातें भी की गई है मानस में। मानस एकमात्र ऐसा ग्रंथ है सर मेरी नजर में जो अपने आप में पूर्ण है। हर व्यक्ति को उसमें कुछ ना कुछ अपने हिसाब का मिल ही जाएगा, हर व्यक्ति को सीखने के लिए कुछ ना कुछ। तो मानस सर स्वयं में पूर्ण है, ठीक है ना। चलो, अब आते हैं फटाफट कलापच। कलापच तो पता ही है कि अवधि भाषा है उनकी, संस्कृत निष्ठ और ब्रज भाषा है, दोनों ही भाषा मैंने ऊपर बताया उसका प्रयोग किया है इन्होंने। फिर लोक भाषा का प्रयोग। लोक भाषा क्या? अवधि और ब्रज लोक भाषा ही तो है सर। अगर अयोध्या की बात कर रहे हैं, अगर अयोध्या में भगवान श्री राम की बात कर रहे हैं तो अवधि ले ली उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण की बात की, पूरे ब्रज क्षेत्र की बात की तो उन्होंने ब्रज भाषा ले ली। वही लोक भाषा है महाराज, वही लोक भाषा है और कुछ भी नहीं, ठीक। दोहा चौपाइयों का प्रयोग, इनके रामचरितमानस आप अपने घर में रामायण वगैरह पढ़ते हैं ना, दोहा और चौपाइयां हैं कि नहीं है वहां, बस यही इनका प्रयोग है। अगली, उनकी शैली सरल, सहज, भक्तिपरक और भाव प्रवीण है। क्या इसमें याद करना आपको यार? क्या याद करोगे? सरल है, सहज है, भक्तिपरक और भाव प्रवीण है, ठीक है। चलो, अब आते हैं फटाफट साहित्य में स्थान पर। साहित्य में स्थान, राम के सगुण रूप की आराधना। हमने बताया ना, निर्गुण के रूप में तो किसने भगवान को पूजा है? कबीरदास ने। और सगुण मतलब, राम के सगुण मतलब जिसका कोई रूप है। राम हाथ में धनुष धारण करते हैं, मस्तक पर मुकुट धारण करते हैं, तिलक लगाते हैं, अयोध्या के राजा हैं, दशरथ जी के पुत्र हैं, वही तो सगुण है ना, जिसका कोई रूप है, रंग है, आकार है, स्थान है, वो सगुण है महाराज। तो राम जी कैसे हैं? सगुण हैं, ठीक। तो सगुण रूप की पूजा। भक्तिकालीन राम शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, सबसे बड़े कवि। भक्तिकालीन में जो राम भक्ति शाखा हुई है, इनसे बड़ा कवि कोई नहीं है। इन्हें आधुनिक युग का वाल्मीकि कहा जाता है और हिंदी का महाकवि। क्यों? क्योंकि वाल्मीकि ने भी रामायण लिखी है ना, वाल्मीकि ने रामायण, उसी का अवधि भाषा में रूपांतरण ही तो तुलसीदास ने किया है, लेकिन इनके भाव अलग हैं वाल्मीकि से, याद रखना। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने भगवान श्री राम को केवल एक कैरेक्टर के रूप में प्रस्तुत किया है। कैरेक्टर मतलब एक हीरो के रूप में, जैसे फिल्मों में होता है। और उन्होंने भगवान श्री राम को भगवान तो माना है, लेकिन राम के समकालीन थे वाल्मीकि जी। वाल्मीकि जी राम के ही समय के तो उन्होंने एक कैरेक्टर के रूप में प्रस्तुत किया है, आदर्श पुरुष के रूप में। लेकिन तुलसी की जो रामायण है, उन्होंने, तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम को अपने आराध्य के रूप में प्रस्तुत किया है, अपने देवता के रूप में प्रस्तुत किया, अपने प्रभु के रूप में प्रस्तुत किया है। तो दोनों की भावनाएं अलग अलग है सर, ठीक है। चलो, अगला है मानव जीवन का संपूर्ण चित्र। मैंने बताया ही था,
प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए कुछ ना कुछ तुलसीदास जी के जीवन परिचय से मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें करनी है कंप्लीट अच्छे तरीके से। अब आ जाते हैं लेखक परिचय पर। किस पर? लेखक परिचय पर। तो हमने 4 कवि परिचय आपको बता दिए, याद रहेंगे। तो इन चारों कवि परिचय में से मैं आपसे वचन देता हूं कि एक आ जाएगा, आप बढ़िया तरीके से याद कर लो। और इतने सिंपल फॉर्म में सर लेके आए हैं, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता, मुझे पता है अभी फिलहाल के लिए। फिर कोशिश तो हमारी जारी है, लेकिन फिलहाल आप यही समझिए कि सबसे सिंपल फॉर्म है और बढ़िया तरीके से एक स्ट्रक्चर आप समझ लीजिए, पूरा कर लेंगे आप। ठीक, चले अब हम आते हैं लेखक परिचय पर। शुरुआत करते हैं महादेवी वर्मा से। ये भी छायावाद की बहुत अच्छी कवित्री रही हैं। ठीक, बहुत अच्छी लेखिका रही हैं। रचनाएं कौन सी हैं? निहार, रश्मि, नीरजा और सांदगीत, ये चारों ही यामा में संकलित हैं। यामा इनका क्या है? काव्य संग्रह है सर। क्या है? कविता का संग्रह। उसमें 4 कविताएं संकलित हैं। चारों को याद करना और यामा को तो याद करना ही है। फिर दीपशिखा है, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, जो भक्तिन है आपका सर स्मृति की रेखाओं में संकलित है, तो ये आपको रटना है क्योंकि भक्तिन ही है आपके चैप्टर में। तो वो कहां से लिया गया है? स्मृति की रेखाओं से। और पथ के साथी और मेरा परिवार, इन दोनों को याद करें तो ठीक है, नहीं बाकी चलेगा। ठीक है ना? चलो उसके बाद आते हैं इनकी भाषा शैली। भाषा शैली मैंने स्टार्ट इसलिए लिखी तो मुझे थोड़ी ज्यादा पॉइंट चाहिए थे, कम से कम 4 पॉइंट लिख के आओ तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, क्योंकि 1 नंबर मिल रहा है। वहां वापस कलापस था तो 2-2 पॉइंट लिख के 4 पॉइंट कर रहे थे। यहाँ भाषा शैली में ही 4 पॉइंट करने हैं। पहला, इनकी भाषा कैसी है? संस्कृत निष्ठ और साहित्यिक भाषा है। मतलब खड़ी बोली तो है ही, सबके में लिखाओगे खड़ी बोली, लेकिन संस्कृत निष्ठ और साहित्यिक खड़ी बोली है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, कोमल और मधुर शब्दों का प्रयोग किया। ये आप सबके में लिख के आ सकते हैं, जो भी कवि हैं। उनको छोड़कर हजारी प्रसाद जी को छोड़ दीजिए, उनकी तो आपने सीरीज के फूल पढ़ी है, समझ में आई थोड़ी बहुत? नहीं आई होगी ना, क्योंकि इतने तत्सम शब्द भर भर के डाले हैं, संस्कृत के इतने शब्द भर के डाले हैं कि लोग समझ ही नहीं पाते उन्होंने क्या लिखा है। महाराज सच बता रहा हूं, आपने भक्तिन पढ़ ली, पूरी समझ ली होगी, लेकिन सीरीज के फूल आप जैसे ही खोल के बैठते होंगे कहेंगे यार क्या लिख दिया है इन्होंने, क्या लिख दिया, समझ में ही नहीं आ रहा। वो तत्सम शब्दावली है। ठीक, अगला क्या है? भावानुकूल और काव्यात्मक भाषा। मैं कहा सब में लिख दो, सब में लिख दो, जितने भी आगे कवि मिले सबकी भावानुकूल भाषा और काव्यात्मक भाषा है। ठीक, फिर प्रतीकात्मकता शब्दों का प्रयोग। प्रतीकात्मक शब्द हैं प्रयोग किए हैं, सब में लिख सकते हैं आप, सबने ही लगभग किए हैं प्रतीकात्मक। हजारी प्रसाद जी को छोड़ देना, वो डायरेक्ट बात करते हैं, उनको छोड़ देना। ठीक, गीतात्मक शैली है। मतलब गीतात्मक मतलब जिस तरीके से गीत में जो शैली का प्रयोग किया जाता है वही शैली। भाव प्रधान शैली है, मतलब भावनाओं की प्रमुखता है। फिर रहस्यात्मक शैली, वही मैंने बताया जो गुप्त बातें हरिवंश राय बच्चन की बात हुई थी, वही इनकी है रहस्यात्मक शैली। इनमें से 4 पॉइंट छांटने हैं आपको, कोई भी सरल लगे छांट लो। ठीक है, अब आते हैं साहित्य में स्थान पर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, छायावाद की प्रमुख स्तंभ है, लिखना है आपको, इंपोर्टेंट है। एक यामा के बारे में लिख दो। यामा ने इन्हें बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचाया, यामा के लिए इन्हें पुरस्कार भी मिला है। ठीक, करुणा और वेदना की कवित्रियां, ये इंपोर्टेंट है, ये इनके लिए बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि ये अलग ही है। करुणा की और वेदना की कवित्री अलग से ही है, तो ये आपको इनके इंपोर्टेंट में लिखना है। फिर आधुनिक हिंदी काव्य की अग्रणी रचनाकार हैं। कौन है? अग्रणी रचनाकार। और चौथा है गीत काव्य की श्रेष्ठ कवित्री हैं। 5वां है हिंदी साहित्य में अत्यंत उच्च और सम्मानित स्थान प्राप्त है। वो सर सबको है, उच्च और सम्मानित स्थान प्राप्त तो किसको? सबको ही है, इसलिए आप बढ़िया तरीके से इनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अपनी महादेवी वर्मा। फटाफट आ जाते हैं फणीश्वर नाथ रेणु पर। किस पर आना है सर हमें? फणीश्वर नाथ रेणु। बड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमें आपके समय का महत्व पता है। कोई कॉमेडी नहीं, कोई बातचीत नहीं, हमारा काम है केवल आपको देना, आपके सामने परोसना, उठाओ और खा लो। फिर भी नहीं खा पाओगे तो भाई कुछ नहीं हो सकता आपका, सीधी सी बात है। उठा के दे ही रहे हैं, बस खाना है आपको, जैसे खा पाओ। ठीक, चलो रचनाएं आते हैं। लेखक परिचय में फणीश्वर नाथ रेणु की। उपन्यास क्या है? पहला मेला आचार, मोस्ट इंपोर्टेंट है, रटना है आपको। प्रतिपद कथा, जुलूस, कितने चौराहे। ठीक है, ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात की महक, तीसरी कथम याद कर लेना, मारे गए गुलफाम, एक फिल्म भी बनी है इस पर। आपकी अपनी पहलवान की ढोलक है, और रेणु रचनावली ये याद कर लेना 5 खंडों में विभाजित है। ठीक, तो इतनी रचनाएं याद कर लेना, बाकी 3 रचनाएं कम से कम आपको याद करनी है। बहुत ही बुरा जब होगा आपके साथ कि इनमें से कोई रचनाएं वो ऑब्जेक्टिव में दे दें पूछने की ये किसकी रचना है। अभी तक ऐसा प्रश्न नहीं बना, लेकिन जिस तरीके का पेपर का लेवल होता जा रहा है ना भैया, तो ये बनने की संभावना है। तो एक एक बार मैं कहूंगा केवल पढ़ लेना। ठीक, हम ये नहीं कि बन ही जाएगा तो रट लेना, नहीं, पढ़ लेना, केवल अगर आ जाए तो आप लगा सकें। ठीक, चलिए भाषा शैली, आंचलिक भाषा का प्रयोग किया, इनके में ये पॉइंट तो आपको लिखना ही है।
ये पॉइंट आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि आंचलिक भाषा क्या होती है, वह जो अंचल विशेष में या छोटे गांव या शहरों में बोली जाती है, ठीक, किसी अंचल विशेष में बोली जाती है, उस भाषा का प्रयोग रेणु, अगर कोई गांव की बात रेणु कर रही है तो उन्होंने गांव की ही भाषा का कैरेक्टर के रूप में प्रयोग किया है, कोई दूसरी भाषा नहीं ले ली इन्होंने, इसलिए उसे कहा जाता है आंचलिक भाषा। दूसरी, बोलचाल की भाषा, सबके में लिख दो, बोलचाल की सरल भाषा है। लोक भाषा के शब्द मिलते हैं, जो आंचलिक है ना वही लोक भाषा है। मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग है, सबसे ज्यादा इन्होंने किया है मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग, तो ये भी लिख सकते हैं। आंचलिक शैली, क्योंकि आंचलिक भाषा है तो आंचलिक शैली हो गई। यथार्थवादी लेखक का मतलब जो देखा वही लिखा, कोई भी क्रीम पाउडर लगा के नहीं लिखा, जो देखा वही लिखा। और चित्रात्मक और सजीव शैली, शैली कैसी है, चित्रात्मक, मतलब जो इन्होंने कहा वही चित्र आपके दिमाग में बन गए, उसको क्या कहेंगे, चित्रात्मक शैली के नाम से जानते हैं। तो ये भैया हो गई हमारी फणीश्वरनाथ नाथ रेणु की भाषा शैली। फटाफट आ जाते हैं साहित्य में स्थान से। आधुनिक काल के प्रमुख कवि हैं, कौन है ये, आधुनिक काल के प्रमुख कवि। मैंने कहीं इनको महिला के नाम से संबोधित तो नहीं कर दिया ना, वैसे मुझे याद नहीं है, लेकिन ये पुरुष हैं, इनका नाम भले ही रेणु है लेकिन पूरा नाम फणीश्वरनाथ, ठीक है, इतना समझ लीजिए। आधुनिक काल के प्रमुख कवि हैं, आंचलिक उपन्यासकार हैं, क्योंकि शैली आंचलिक है तो आंचलिक ही उपन्यासकार होंगे। एक से ही दो पॉइंट बन सकते हैं, बस आप ये समझो, जोड़ना सीखो कि आंचलिक भाषा का प्रयोग किया है तो आंचलिक उपन्यासकार हो गए, जोड़ना सीख लीजिए आप। तीसरा, हिंदी के प्रसिद्ध कथाकार हैं, ग्रामीण जीवन के चित्रकार हैं। मैंने बताया ना, जब लोक भाषा का प्रयोग करेंगे ग्रामीण सब भाषा का, तो कैसे ग्रामीण जीवन की बातें करेंगे, गांव की बातें, वो है। यथार्थवादी लेखक है, यहाँ पे देखो यथार्थवादी शैली है तो लेखक कैसे हो जाएंगे सर, यथार्थवादी लेखक, ठीक। आगे क्या है, हिंदी साहित्य में उच्च स्थान प्राप्त है, सबको प्राप्त है, सबको लिखाओ। अब मुझे ये बताओ, कवि परिचय और लेखक परिचय में क्या ऐसा विशेष है जो आपको याद करना पड़ रहा है, बना सकते हो ना खुद से, क्योंकि लगभग चीजें वैसी ही सेम है, फिर भी नहीं बना सकते। शुरुआत के पॉइंट याद है ना, याद है शुरुआत के पॉइंट, डाल दो, यहाँ पे डाल दो, नंबर नहीं कटेगा, ये मेरी गारंटी। अगर भूल जाओ तब, लेकिन उससे पहले कोशिश करना कि इनको ही आप करो। इससे क्या होता है, एक सामने वाला जब कॉपी चेक करता है, एक चीज उसको बहुत अच्छी मिल जाए ना, और दूसरी चीज ऐसी है थोड़ी बहुत कमजोर है आपकी, तो वो ये सोचता है पहले कितना बढ़िया लिखा था तो ये भी बढ़िया हो सकता है, इतना समझो। अगर शुरुआत में आप कुछ चीजें ऐसी बना के लिख दोगे तो उसकी मेंटलिटी पूरे कॉपी चेक करते हुए यही हो जाएगी कि गड़बड़ है, यहां बनाया है तो यहां भी बनाया होगा, बहुत बारीकी से कॉपी चेक करेगा। तो ये नहीं हमें करना है, ठीक है। जो चीज हम याद कर सकते हैं वो याद करके ही जाएं। तीसरे हैं जैनेन्द्र कुमार, कौन है, जैनेन्द्र कुमार, इंपोर्टेंट हैं। पहला इनका याद ही करना है, त्यागपत्र, बहुत बढ़िया और अच्छा उपन्यास है, ठीक। मुक्तिबोध भी याद कर लेना, अच्छा है। तीसरा है इनका सुनीता कल्याणी, याद कर लेना, ये भी अच्छा है। और चौथा फांसी याद कर लेना। 4 उपन्यास इनके याद कर लेना, त्यागपत्र मत भूलना, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। आ जाते हैं भाषा शैली पर, सबकी एक जैसी भाषा, सरल और साहित्यिक खड़ी बोली। हाँ, इनके में ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इनके में पार्टिकुलर रूप से आप डाल दो तो मजा आ जाए। कौन सा, मनोवैज्ञानिक भावों के अनुकूल भाषा। मनोवैज्ञानिक मतलब जो मन में बात आ रही है उसको प्रदर्शित करने के लिए हमने मनोवैज्ञानिक भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है। मतलब इस तरीके से प्रयोग किया है कि सामने वाला उसको सोचने पर मजबूर हो जाए उसको पढ़ करके, वो मनोवैज्ञानिक शैली होती है। फिर संस्कृत में शब्दों का प्रयोग इन्होंने कुछ किया है, ज्यादा नहीं। स्पष्ट और संयत अभिव्यक्ति है, मतलब जो अभिव्यक्त बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, एकदम क्लियर, ज्यादा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। मनोवैज्ञानिक शैली है, जब भाषा मनोवैज्ञानिक है तो शैली कैसी होगी, मनोवैज्ञानिक। और मनोवैज्ञानिक होगी तो हर चीज का विश्लेषण करेंगे, वो विश्लेषण मतलब परखेंगे, जब परखेंगे उसके बाद लिखेंगे, वो बोलते हैं कि विश्लेषणात्मक शैली बोलते हैं उसे, ठीक। आत्मकथात्मक एवं चिंतनशील शैली। आत्मकथात्मक मतलब कि जो घटनाएं उनके जीवन में हुई हैं उन घटनाओं से कुछ एक छोटी कहानी बना करके प्रस्तुत कर देना, उसे आत्मकथात्मक शैली के नाम से जाना जाता है। तो ये सब चीजें हैं इंपोर्टेंट, 4 पॉइंट निकाल लो जो कॉमन हो रहे हैं सब में, ठीक, उनको निकाल करके आप प्रस्तुत कर सकते हैं। आ जाते हैं साहित्य में स्थान पर। आधुनिक काल के प्रमुख कवि हैं जैनेन्द्र कुमार, रट्टा मान लो आधुनिक काल के ही हैं, केवल तुलसीदास जी को छोड़कर सब में लिख सकते हैं आप आधुनिक काल के प्रमुख कवि, ठीक है। एक बार मुझे सोच लेने दो, हाँ लगभग सब में लिख सकते हैं, 1-2 लोगों को छोड़कर नहीं, बाकी हाँ जहां तक में आप सब में लिख ही दो आधुनिक काल के प्रमुख कवि, ठीक। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि सब आधुनिक काल के ही कवि, तुलसी को छोड़ करके, ठीक। आगे मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, क्योंकि शैली मनोवैज्ञानिक है तो कैसे होंगे, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार। दूसरी बात, तीसरी, नई कहानी आंदोलन से जुड़े हैं, मतलब नई कहानी का जो आंदोलन हुआ था उससे जुड़े हैं और हिंदी साहित्य में उच्च और सम्मानित स्थान। बताओ क्या है याद करने को, बताओ ना मुझे क्या है याद करने को। कि सर कवि परिचय नहीं याद होते, सर लेखक परिचय नहीं याद होते, कैसे नहीं याद होते महाराज, जब अच्छे से करोगे तो कैसे नहीं याद होंगे।
बढ़िया तरीके से हो जाएंगे। चलो आगे हम बात करते हैं हजारी प्रसाद हमारे जो द्विवेदी हैं। रचनाएं, अशोक के फूल, सबसे पहले इनकी रचनाएं कौन सी है? अशोक के फूल, ठीक, मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे आपके सीरीज के फूल है ना, ऐसे ही अशोक के फूल है, याद कर लेना इसको, ठीक है। अगला है कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व इनकी बहुत अच्छी रचना है, मतलब प्रसिद्ध है। विचार और वितर्क आदि, ठीक है। जहां तक निबंध लिखे हैं इन्होंने, कहानी संग्रह, बाण भट्ट की आत्मकथा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद करना, इनके तो याद ही करने। जहां तक कुछ उपन्यास भी हैं इसमें, ये उपन्यास है, कहानी संग्रह नहीं है, उपन्यास है। चारुचंद लेख और अनामदास का पोता, ठीक है, ये उपन्यास है, कहानी संग्रह नहीं है, तो इनको आप उपन्यास के रूप में लिख लेना, कान्हा की कहानी संग्रह के रूप में, ठीक है ना। तो ये चीज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। और वैसे आपको याद ही नहीं करने कौन सा निबंध है कौन सा नहीं, ठीक, ये आप याद मत करो कौन सा निबंध, फालतू का आप दिमाग ही लगाओगे मेरे हिसाब से। केवल आप क्या करें, इतना करो, देखो कोई मतलब नहीं आपको निबंध विबंध से, ठीक है, कि निबंध है क्या नहीं, ये तो आप लिख के नहीं आओगे ना, बस आप केवल क्या कर लो, केवल यही लिख के आओ, ठीक, रचनाओं के नाम। मैं इनको हटा रहा हूं, है ना, क्योंकि फालतू में एक्स्ट्रा बर्डन एग्जाम टाइम पे आपको इसलिए नहीं दिया जा सकता कि कोई मतलब नहीं है उन सभी चीजों का, ठीक। तो मैं ये सोच रहा हूं कि एग्जाम टाइम पे एक्स्ट्रा बर्डन मत दो, आपको ये रचनाएं लिखी हैं, बस ये इंपोर्टेंट लगा दिया मैंने, याद करनी है, ठीक है ना, समझ गए बहुत अच्छे से। चलो आगे बढ़े, फिर आते हैं फटाफट भाषा और शैली पर। भाषा कैसी है, मैंने कहा ना सबसे ज्यादा कठिन भाषा, जब आप इनका सीरीज के फूल पढ़ेंगे, सर कहेंगे क्या लिख दिया इन्होंने, लू धूप ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि प्रॉपर संस्कृत के शब्द हैं, हिंदी में ही उठा के डाल दिए हैं। ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं, जो प्रॉपर संस्कृत के हैं, उठा के सीधा हिंदी में डाल दो, कुछ भी ना बदलो, तत्सम हो गए। संस्कृत के जो शब्द हैं उनको थोड़ा लोक भाषा में ले आओ, थोड़ा सा सरल कर दो, वो तद्भव हो जाते हैं। यही अंतर है तत्सम और तद्भव का। तो इन्होंने क्या किया कि पूरी संस्कृत नित्य, परिष्कृत का मतलब होता है शुद्ध भाषा, एकदम परिष्कृत, एकदम शुद्ध संस्कृत की भाषा उठा के यहां लिया, क्योंकि प्रकांड पंडित थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, सच बता रहा हूं, बहुत बड़े ज्ञानी, प्रकांड पंडित, इतने बड़े पंडित तो ज्ञानी कि एक एक शब्द लिखते समय 100 बार सोचते थे भैया, ये इतने बड़े ज्ञानी। फिर विद्वता पूर्ण शब्दावली, भाई विद्वता मतलब विद्वान थे, तो शब्दावली कैसी रहेगी, एक एक शब्द ऐसे परख करके रखने वाले, तुम पढ़ोगे तो कहोगे क्या लिख दिया है, समझ में ही नहीं आ रहा। तीसरा स्पष्ट और सुसंगठित अभिव्यक्ति, जो लिखा है स्पष्ट है, सुसंगठित है। अगला भावानुकूल, सबके में है, भावानुकूल एवं प्रभावमय, ये सबके में लिख सकते हो आप, मैंने कहा ना ये पॉइंट किसी के में भी छाप दो कि भावानुकूल एवं प्रभावशाली भाषा। फिर शैली कैसी है, विवेचनात्मक, कुछ भी लिख रहे हैं तो पहले विवेचना कर रहे हैं, मतलब विचार वितर्क कर रहे हैं, परख रहे हैं चीजों को, फिर लिख रहे हैं, डायरेक्ट नहीं लिखा चीजों को उठा के, ऐसे विवेचनात्मक। फिर ललित निबंध के लेखक, मतलब जो प्रकृति वगैरह है इनसे संबंधित हो, ठीक है, जो कला और संस्कृति से संबंधित हो, ऐसे निबंधों को ललित निबंध कहते हैं, ठीक है, ललित निबंध कहते हैं। तो ललित निबंधों की शुरुआत इन्होंने की हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो उनकी शैली कैसी है, ललित निबंध वाली, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक, वही व्याख्या करके और विश्लेषण करके हर चीज का इन्होंने लिखा है। चलो आधुनिक काल के प्रमुख कवि हैं, मैंने कहा ना सबके में डालो। हिंदी के महान आलोचक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विषयों के लेखक, आप तो यहां तक लिख दो, हिंदी के महान आलोचक, इससे ज्यादा आगे मत जाओ, ठीक। हिंदी के महान आलोचक, आलोचना करना क्या होता है, किसी भी व्यक्ति के जीवन की अच्छाई और बुराई को अच्छे तरीके से परखना, ठीक। वही आलोचना का अर्थ केवल बुराई नहीं होता किसी व्यक्ति के जीवन का, आलोचना का अर्थ होता है परखना, चाहे उसने जीवन में अच्छा काम किया हो या बुरा काम किया हो। फिर ललित निबंध के श्रेष्ठ लेखक बता चुके हैं और हिंदी साहित्य में अत्यंत सम्मानित स्थान प्राप्त है। तो ये भैया आपके 8 कवि हो चुके हैं, कवि परिचय, यानी कि अब कवि और लेखक परिचय हमारे समाप्त हो चुके हैं, टोटल 8। मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि इन 8 में से आपके एग्जाम में 6 नंबर बन जाएंगे, ठीक। इन 8 में से आपके एग्जाम में 6 नंबर बन जाएंगे, तो आप बढ़िया तरीके से इनको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब भैया हमने कवि परिचय और लेखक परिचय पूरे कंप्लीट कर लिए हैं बढ़िया तरीके से। अब आते हैं, शुरुआत कहां से करते हैं, जो 3 नंबर के अगले प्रश्न आते हैं भाव पल्लवन से। तो भैया भाव पल्लवन की शुरुआत करते हैं फटाफट हम। तो भाव पल्लवन का अर्थ है विस्तार करना, सीधी सी बात है। पल्लवन का अर्थ क्या होता है, विस्तार करना, इसलिए इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं भाव विस्तार। बाकी की सब चीजें आपके समझाने के लिए इतना समझ लो, वो कहेगा भाव पल्लवन करो, कोई एक लाइन दे देगा, मतलब उसी लाइन को आपको 4-5 लाइन में लिखना है। कैसे लिखना है बस ये समझ लीजिए, सीधी सी बात। भाव पल्लवन का अर्थ क्या होता है, किसी चीज का विस्तार करना, यानी कि किसी को बड़ा करना। अब पल्लवन करते समय कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है बड़ी।
मतलब याद का मतलब एग्जाम में यहां से प्रश्न नहीं बनेंगे, जब आप भाव पल्लवन करेंगे तब समझ में आएगा। पहला, दिए गए कथन को ध्यान से पढ़ें तथा उसके अंतर्गत समाहित भाव को समझें। पहले जो कथन दिया गया है उसको पढ़ना है, फिर उसके अंतर्गत जो भाव है फिर उसको समझना है। दूसरा, उस भाव को, जो भाषा होगी वो सरल होगी, सुबोध होगी और सरस मतलब सरल भाषा में लिखना है। सरल का मतलब हिंदी की जो खड़ी बोली है उस भाषा में लिखना है। और कितने पंक्तियों में? 5 से 6 लाइनों में। समझ रहे हैं ना? भाव पल्लवन जब करेंगे तब हम 5 से 6 लाइनें ही लिखेंगे। हमें कोई एक सब्जेक्ट दे दिया जाएगा, टॉपिक दे दिया जाएगा, उसमें हम 5-6 लाइन में हमें अपने विचार लिखने हैं बड़ा करके। फिर समझने या स्पष्टीकरण के लिए अनुचित उद्धरण भी दे सकते हैं, समुचित उद्धरण भी दे सकते हैं, मतलब कुछ उद्धरण के रूप में प्रयोग करके उनको दे सकते हैं। बड़ा सरल होता है। आपको क्या करना है कि कोई भी आपको एक टॉपिक दे देंगे, जैसे ये टॉपिक है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, मतलब कि दूसरे के समान, दूसरे के हित के समान इस संसार में कोई धर्म नहीं है। मुझे नहीं पता पीछे क्या लिखा है, मैं तो बस लिख लाया। ठीक, अब मैं आपकी जगह स्टूडेंट होता तो कैसे करता, समझो। मैंने इसका अर्थ समझा कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, मतलब दूसरे के हित के समान इस संसार में कोई भी धर्म नहीं है। अब मैं क्या लिखूंगा पता है? मैं ये लिखूंगा कि संसार में दूसरे की भलाई करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है। अगर हम किसी गरीब व्यक्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति को जो असहाय है, जो खुद से कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए अगर हम कुछ कार्य करते हैं तो यही सबसे बड़ा धर्म है। और धर्म का आधार ही यही है, धर्म का मूल तत्व ही यही है कि दूसरे की मदद करना, किसी सामने वाले व्यक्ति की मदद करना। अगर आपके द्वारा की गई मदद उसके लिए उपयोगी साबित होती है तो ऐसे व्यक्ति संसार में महान कहलाते हैं। इसीलिए कहा गया है परहित सरस धर्म नहीं भाई। हो गई 4-5 लाइन है ना? हो गई 4-5 लाइन। बस ऐसे ही दिमाग लगा के विचार लगाना है। कोई भी टॉपिक दे सकते हैं, वो अभी तक रिपीट नहीं किया है एमपी बोर्ड ने कि पिछले साल ये आ गया है तो इस साल ये आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। समझिए बात को। इसलिए इस बात को आपको समझना है कि एक टॉपिक दे देंगे, पहले उसका अर्थ समझिए, फिर अपना दिमाग लगा करके केवल 5-6 लाइन ही तो लिखनी है, केवल 5-6 लाइन। तो 5-6 लाइन आप लिख के आ सकते हैं, मुझे पूरा पता है। बस आपके दिमाग में जो जंग लग गई ना रील चलाते चलाते, बस उस जंग को खोलिए, थोड़ा सोचना सीखिए। ठीक, आप घर पे जाइए, आज कोई भी आपको चीज दिख रही है, उस चीज पे सोचिए कि मुझे 5 लाइनें लिखनी है। जैसे मेरे सामने एसी लगी हुई है ये, तो मैं एसी पर 5 लाइनें लिखूंगा कि आज के समय में एसी तो एक विज्ञान की बहुत बड़ी खोज है, बहुत बड़ा आविष्कार है कि एसी ने तो गर्मियों में भी मानव को राहत प्रदान की है। जब ठंडी हवा आती है तो व्यक्ति का पसीना पूरा सूख जाता है। तरह तरह की बातें मैं एसी के बारे में लिख सकता हूं। तो ऐसे बस ये टॉपिक वही है, ये 3 नंबर वाला जो मैं अभी पूरा बताऊंगा, ये पूरा आपके दिमाग का पूरा उपजाया हुआ फल है। दिमाग में जो आपके बीज बनेंगे उन्हीं को आपको पौधा बनाना है महाराज। ठीक, तो सोचना सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। यहाँ पे कोई भी कुछ भी कह दे कि यही आ जाएगा इससे पढ़ लो, यही आ जाएगा इससे पढ़ लो, नहीं, दिमाग लगाना आपको। शुरुआत केवल यही करनी है कि सोचें कैसे। और इसके लिए सबसे बढ़िया विकल्प है कि जो चीज आपके सामने दिख रही है उसके बारे में आप 2-3 पॉइंट बनाएं। उसके बाद आप कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक हैं ऐसे जो गाइडों में दिए रहते हैं, उनको पढ़ लीजिए, वहां से आपका काम हो जाएगा। ठीक, मेन चीज क्या होती है? सोचना। ठीक, और कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं आता है कि ऐसा दे देंगे आप समझेंगे भी नहीं, वही बेसिक टॉपिक देते हैं जो आजकल चल रहे हैं। ठीक है, तो बस याद रखना, छोड़ के नहीं आना है एग्जाम में, लिखना ही है। ठीक है ना? तो बस यही लिखा है कि इस पंक्ति का अर्थ है दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई धर्म नहीं, संसार में परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है, वगैरह वगैरह ये बातें दे रखी हैं। ठीक है, तो एक बार आप इसको पढ़ लेंगे और बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा जो है सार संक्षेपण। अब भाव विस्तार का अर्थ क्या होता है? बड़ा करना। संक्षेपण का अर्थ क्या होता है सर? छोटा करना। संक्षेपण का क्या अर्थ होता है? छोटा करना। वहां आपको 1 लाइन दी थी, आपको 5-6 लाइन में करना था। यहां अब आपको क्या होगा कि 5-6 लाइन, या मान के चलो 9 लाइन दी हुई है, उसका 1/3 करना पड़ता है, मतलब 3 लाइनों में पूरा संक्षेपण करना। वो क्या करना है? संक्षेपण करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। किसमें? 3 लाइनों में। समझ रहे? मतलब संक्षेप में लिखना है, छोटा करके लिखना है। अब वही बात है, जब संक्षेप में करेंगे तो कौन कौन सी मुख्य बातें हैं कि आप छोटा तो कर रहे हैं लेकिन स्वयं में संक्षेपण पूर्ण होना चाहिए। ये याद नहीं करना है आपको सर, वो डायरेक्ट संक्षेपण देते, केवल बता रहा हूं कि कैसा लिखेंगे। मतलब कि छोटा जरूर करें लेकिन उसका पूरा अर्थ निकलना चाहिए, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। दूसरा, संक्षिप्तता होनी चाहिए, मतलब छोटा होना चाहिए। जो मूल कथन है उसका कितना? 1/3। जैसे 9 लाइनें हैं, 9 का 1/3 कितना होगा? 1/3 तो हो जाएगा 3×3 = 9, 3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 9 का 1/3 3। समझ रहे हैं ना? तो ऐसे अगर 9 लाइनें हैं तो उसकी 3 लाइनों, मतलब छोटा करना है। और छोटे करते हुए ये भी याद रखना है कि पूरा भाव और पूरा अर्थ होना चाहिए। छोटा करके लिख दिया, वो कुछ कह रहा है तुमने कुछ और करके लिख दिया, ये नहीं चलेगा। फिर इसमें लिखे गए विचार और भाव स्पष्ट होने चाहिए और भाषा शुद्ध होनी चाहिए। बेसिक सी बात है, कोई भी बात लिखते हैं शुद्ध भाषा में ही लिखेंगे हम, अशुद्ध में क्यों लिखेंगे? और संक्षेपण की भाषा सरल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए सर?
सरल होनी चाहिए। जैसे मूल कथन है, पूरा दे रखा है इतना भरा पूरा करके कि भारत के पास कुछ ऐसी संपदाएं हैं जिनके बारे में विश्व में कुछ देर गर्व से दावा करते हैं। हमें अपने गौरवशाली अतीत और वर्तमान योगदानों द्वारा अपने भविष्य को रूपरेखा बनाने के लिए प्राप्त प्रतिष्ठा, ऐसा पूरा आपको देखे रखेगा। देखो मैं बता रहा हूं, समझो इसको भी, पूरा देखे रखा जाएगा। अब आपको क्या करना है कि एक दो कुछ शब्द तो आप इसमें रिपीट कर सकते हैं, याद रखिए कि कुछ एक दो शब्द आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन वही नहीं है कि वही उठा के आप यहां 3 लाइनों में छाप दें। जैसे ये संक्षेपण दे रखा है, पिछले वाला इतना बड़ा था, हमने संक्षेप करके क्या इतना छोटा किया। तो तात्पर्य यह कि वही नहीं छापना, पूरा पढ़ लें, फिर अपने हिसाब से कुछ शब्द जोड़ें, और जो उसने 9 लाइनों में 5-6 लाइनों में कहा है वही आपको 2-3 लाइनों में लिखना है। समझ रहे हैं ना, वही आपको 2-3 लाइनों में लिखना है। तो ये बड़ा इंपोर्टेंट, ऐसा नहीं है कि 9 लाइनें हैं तो 3 में ही लिखे, 5 लाइनें हैं तो 3 में, ऐसा नहीं। अगर मतलब छोटा करना है, जैसे 6 लाइनें हैं तो आप 2-3 लाइनों में लिख दें, 7-8 लाइनें हैं तो ज्यादा 4 लाइनें कर, ऐसे मतलब छोटा ही करके लिखना पड़ता है। एक तिहाई हमने लिखने के लिए लिख दिया है, ठीक है ना। तो ये चीज समझनी, तो पहले उसको पढ़ना है बढ़िया तरीके से, पढ़ने के बाद फिर अर्थ नहीं बदलना चाहिए, शब्द वही हो सकते हैं, अर्थ नहीं बदले महाराज, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, संक्षेपण कहते हैं। तीसरा है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद, मैं तो ये कहूंगा अनुच्छेद मतलब निबंध का छोटा भैया। निबंध में आप क्या करते हैं, अपने विचार लिखते हैं, ढाई मतलब पेज में लगभग 200 से 250 शब्दों में लिखते हैं। अनुच्छेद में भी वही टॉपिक दे देंगे, जैसे विज्ञान का चमत्कार, इसको आपको 4-5 लाइनों में समझाना है। सीधी सी बात, ये सब दिमाग के ही खेल हैं सर, मैं कुछ नहीं कह रहा अलग अलग है, सब दिमाग के खेल हैं। तो यहां भी आपको क्या करना है, वही सेम एक टॉपिक दे दिया जाएगा, उसी टॉपिक पर आपको अपने विचार रखना है 5-6 लाइनों में। और इसके लिए भी वही नियम है जो सबके लिए होते हैं कि भाषा, भाई अनुच्छेद क्या, अनुच्छेद अंग्रेजी का पैराग्राफ से बना हुआ है। जय किसी विषय पर थोड़े किंतु चुने हुए शब्दों में अपने विचार प्रकट करने हैं, जैसे आपने वहां किए थे भाव पल्लवन में, ऐसे ही यहाँ करने हैं। अनुच्छेद अब दोनों नहीं आएगा एक दूसरे के अथवा के, भाव पल्लवन के अथवा में अनुच्छेद आएगा, नहीं, यही ऐसा एक दूसरे के अथवा में नहीं आते हैं ज्यादातर। अब कौन कौन सी बातें याद रखनी, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट भाषा कैसी होगी, सरल सहज और प्रभावमयी, सीधी सी बात है। अनुच्छेद में विषय को किसी एक ही पक्ष का वर्णन किया जाता है, मतलब जो पक्ष बताया गया है वही वर्णन करो, कोई दूसरे पक्ष पर नहीं है। निबंध में हर पक्ष पर बात होती है क्योंकि निबंध बड़ा होता है, अनुच्छेद छोटा होता है तो एक ही पक्ष पर बात होगी। अगला, एक ही बात को बार बार ना दोहराएं, मतलब एक बात कह दी फिर आपने दोबारा फिर वही लिख दी, फिर ऐसे तो आप जब बार बार बात भी किसी से करते हैं, क्या बार बार एक ही बात को दोहराते हैं क्या, नहीं ना। दोहराएंगे तो भाई बात रिपीटेशन होगी, सामने वाला कहे क्या बोर कर रहे हो यार आप, हैं क्या बोर कर रहे हो, जाओ यहां से, ऐसा और बोल देगा। तो बस वही है कि दोहराई नहीं जाती, अनावश्यक विस्तार से बचना है, मतलब बहुत ज्यादा विस्तार ना करें और जो विषय हो उससे ना हटें। मतलब आपने ये कहा कि कोई एक टॉपिक दे दिया, आपने 15-20 लाइन ऐसी पेल दी महाराज, ज्यादातर डाल दी और बहुत बड़ा टॉपिक कर दिया। बात हो रही थी रामनाथ की, आपने लिख दिया श्यामनाथ। तो ये नहीं करना, टॉपिक जो दिया हुआ है उसी के बारे में लिखना है। मैं फिर कह रहा हूं ये याद नहीं करने हैं, केवल लिखने के लिए मैं समझा रहा हूं। अब आपने छात्र जीवन में अनुशासन पर निबंध भी देखा होगा ना, अनुच्छेद क्या, उस पर आपको 3-4 लाइनों में लिखना है कि विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं होता है तो उसे आगे बढ़ने में बड़ी समस्याएं आती हैं। अनुशासन ही व्यक्ति के जीवन में एक नई दिशा लेके आता, वगैरह वगैरह। आप अपने विचार कहीं से भी लिख दीजिए, मुझे पता नहीं पीछे क्या लिखा है, कुछ भी हो सकता है। और आप कुछ ये नहीं एग्जैक्ट यही रट्टा मान लो, मैं कह रहा हूँ 1-2 बार पढ़ो चीजों को, इनको अपनी दिमाग की तरंगें खोलो, तभी आप इन सभी चीजों को कवर कर पाएंगे। हमारे अलग अलग नहीं कर पाएंगे कवर आप, ठीक है। तो ऐसे ही अनुच्छेद लिखा जाता है, तो एक बार आपको ये पढ़ना है। फिर है विज्ञापन लेखन, ये सरल है, अन्य की अपेक्षा इसमें कुछ नहीं, बॉक्स बॉक्स बनाने, चीजें डालनी। अगर विज्ञापन और संवाद आता है, सुनो आपके एग्जाम में, अनुच्छेद है, ठीक है, भाव विस्तार या भाव पल्लवन है, और वो अभी सार संक्षेपण किया आपने, विज्ञापन है, संवाद, ऐसी 5 चीजें हैं। तो याद रखना, विज्ञापन या संवाद अगर किसी के अथवा में आ रहा है तो आप यही करें, ये दोनों सरल होते हैं, इनमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। अगर आप ज्यादा सोच नहीं पाते तो सोच लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कुछ भी लिख दीजिए। अगर सोचने वोचने में दिक्कत आती है तो विज्ञापन करें, या आप भाई अभी मैं संवाद की बात करूंगा वो करें। तो विज्ञापन क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी वस्तु, सेवा या विचार का प्रसार किया जाता है। प्रचार ही तो करेंगे विज्ञापन में, कैसे, आकर्षक और प्रभावशाली ढंग से। आपने स्कूल के पर्चे देखे होंगे, वो विज्ञापन, कोई नेताजी का बर्थडे अड्डे बनता है तो वहां विज्ञापन पोस्टर लगे रहते हैं, ये सब क्या है, विज्ञापन ही तो हैं। आज चल रहे हैं एक दूसरी जगह, आप यूट्यूब खोलते हैं, यूट्यूब खोलने में पहले किसी का ऐड आता है, फिर आप स्किप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो क्या है, विज्ञापन ही तो है। मतलब थोड़े से समय में पूरी बात कह देना, वही विज्ञापन है, वही आपको यहाँ रखना है। देखो, विज्ञापन आकर्षक लेखन शैली में होना चाहिए, मतलब आकर्षण होना चाहिए। दूसरा, प्रस्तुति में नयापन,
वर्तमान से जुड़ाव और दूसरों से भिन्न होना चाहिए। जब विज्ञापन देंगे तो आप नए तरीके से देंगे ना, तो वही लगापन है और नयापन है। और वर्तमान से जुड़ाव मतलब आज से जुड़ा हुआ, ऐसा नहीं बहुत पुरानी बात उठा के डाल दो। फिर दूसरों से भिन्न मतलब किसी की कॉपी वगैरह नहीं होनी चाहिए। अगर विज्ञापन आप एक दूसरे जैसे दे देंगे तो आपका विज्ञापन कौन पढ़ेगा भैया, सीधी सी बात। कम से कम शब्दों में पूरी बात की जानकारी होनी चाहिए, शब्द कम होने चाहिए और बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए। प्रभावी बनाने के लिए चित्रों का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, चित्र बड़े इंपोर्टेंट हैं भैया, इसमें कुछ चित्र डालने हैं। विज्ञापित वस्तु में प्रमुख गुणों का उल्लेख करना है। जैसे अब मैंने आपको एक विज्ञापन दिया, यही मैं लेके चलता हूं ज्यादातर, नशा मुक्ति हित विज्ञापन। ऐसा नहीं है कि वहां आप चले जाओ तो आप रंगने वंगने बैठ जाओ, रंगना नहीं है। ये तो मैंने एक कलर वाला निकाल दिया कि ज्यादा समझने के लिए आपको। नहीं आप चले गए, आप मतलब पूरा कलर का बॉक्स लेके चले गए, हमारा रंगा रंग लगे हैं वहां पे, रंग रहे हैं। सन ने कहा है कि कलरफुल होना है। कलरफुल का मतलब ये नहीं रंगना हो, मतलब कि अच्छा दिखे, ऐसा करें। अब नशा मुक्ति के लिए विज्ञापन दिखना है तो नशे से मुक्ति यहाँ पे लिख दो और बढ़ती शक्ति यहाँ पे लिख दो। आप कुछ भी लिख सकते हैं कि नशा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कृपया नशा ना करें, नीचे लिख दो, है ना। और आप अगर थोड़ा अच्छा ड्राइंग व्राइंग करना जानते हो, थोड़ा अच्छा करना जानते हो, तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा मान के चलो एक नशे की या सिगरेट की एक वो बना दें, कोई इमेज जैसे यहाँ पे बनाई है, ठीक जैसे यहाँ पे बनाई है इन्होंने, शराब की बोतल टाइप में बना दी है यहाँ पे। अगर ये आता है तो मतलब जिस विषय से संबंधित चीजें आ रही हैं उसकी इमेज बना दें, एक दो इमेज है। कुछ हो सकता है सड़क से संबंधित आ जाए तो सड़क पे जो सड़क की इमेजें होती हैं वो बना दें आप, ठीक। उसके बाद लिख दें कोई भी एड्रेस, नीचे गांधीनगर ग्वालियर, जो भी आपको लिखना हो ऐसा कर दें। नशा विनाश का कारण है, इसको करो नशा निवारण, जीवन महमूल है, इसे बचाएं, नशे से दूर रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आप अपने तरीके से कुछ भी लिख दो कि नशा नहीं करना है, नशा आपके परिवार को तबाह कर देगा, कुछ भी लिख सकते हैं महाराज, ठीक। मतलब विज्ञापन बनाना है, आप समझो अपने दिमाग से क्या करना है आपको, विज्ञापन बनाना है। कलर वलर के चक्कर मत नहीं एग्जाम में लगे रहो कलर करने तो और क्वेश्चन छूटियां हैं, ये नहीं करना है। बस बॉक्स बड़ा जरूरी होता है इसका, तो बॉक्स बना लेना आप, ठीक। चलिए ये भी मैं मानता हूं कि आप कर लेंगे। अंतिम टॉपिक है सबसे सरल, संवाद लेखन का। संवाद क्या होता है? संवाद का अर्थ होता है हम और आप आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे सर संवाद। उसे क्या कहेंगे हम? उसे ही संवाद कहते हैं, हमारा और आपका खड़े होकर के बातचीत करना। और उसी बातचीत को जब कोई दूसरा व्यक्ति लिख देता है तो उसे क्या कहेंगे? संवाद लेखन, ठीक। अब क्या होता है भाई, संवाद दो व्यक्तियों की आपसी बातचीत को कहा जाता है, उसे लिपिबद्ध करना यानी लिखना संवाद लेखन है। संवाद लेखन में कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए जब आप करोगे? पहला, संवाद दिए गए विषय से संबंधित हो। अगर बात क्रिकेट की चल रही है दोनों दोस्तों में तो क्रिकेट की ही चले, कबड्डी की बात ना हो, हॉकी की बात ना हो, केवल क्रिकेट की बात हो। अगला, संवाद छोटा और रोचक होना चाहिए। कैसा होगा सर? पहले तो छोटा होगा, दूसरा रोचक होगा, मतलब सुनने में अच्छा लगे। बहुत बड़ा होगा तो कौन पढ़ेगा? अगली बात, संवादों में प्रवाह और आपस में संबंध होना चाहिए। भाई सीधी बात है, संबंधित होंगे, प्रवाह होगा, तारतम्यता होगी। अगला, संवाद की भाषा सरल और स्पष्ट हो, बोलचाल वाली हो, सीधी सी। मैं तो किसी की भी भाषा हो, संवाद क्या किसी की भी भाषा हो संसार में, सबकी सरल होगी तभी ना पढ़ी जाएगी वो। कठिन भाषा कौन पढ़ लेगा? आप कोई निराला जैसे कभी तो हो नहीं, हजारी प्रसाद जैसे प्रखंड विद्वान के आपको पढ़ने बैठेगा, ऐसा तो नहीं है ना। अगला, वार्तालाप के अंत में एक निश्चित परिणाम, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई निष्कर्ष निकलना चाहिए बातचीत में। अगर कोई परिणाम नहीं निकल रहा है तो दिक्कत वाली बात है महाराज। ये है प्रश्न। इंटरनेट पर उपयोगिता विषय पर दो मित्रों के बीच संवाद लिखना है, तो दो मित्र ले लिए और आपस में उनकी बातचीत ले ली, अंत में परिणाम निकलेगा। सच में अगर यही इस्तेमाल करें तो इंटरनेट पढ़ाई के लिए वरदान है। किसी विषय पर चर्चा होगी इंटरनेट पे कि ये करना है, वो करना है, नोट्स वगैरह देखने हैं, अरिविहान से पढ़ना है। जैसे आर्यन ने कहा, आर्यन सुमित, तो यार मेरा नाम लिख दिया इनने, आर्यन सुमित, इंटरनेट ने हमारी पढ़ाई कितनी आसान कर दी है ना। रुद्राज कहता है बिल्कुल आर्यन, बिल्कुल आर्यन, खास तौर पर अरिविहान जैसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से घर पर बैठे बेहतरीन तैयारी हो जाती है। आर्यन, हाँ, वहां के वीडियो लेक्चर और नोट्स से कठिन समय में भी आसानी से समझा जा सकता है। रुद्राज कहता है सही कहा, इंटरनेट के जरिए ऐसे प्लेटफॉर्म में बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में भारी फीस से बचा लिया। आर्यन, सच में अगर सही इस्तेमाल करें तो इंटरनेट पढ़ाई के लिए किसी वरदान से कम नहीं। जो अंत में निष्कर्ष निकला ना कि इंटरनेट एक वरदान से कम नहीं है, तो कोई ना कोई परिणाम निकलना चाहिए। और आर्यन सुमित नहीं होगा, सुमित की जगह आप क्या नाम डाल देंगे? सुमित की जगह रुद्राक्ष नाम डालेंगे। तो सुमित को तो मैं हटा देता हूं, ठीक है।
तो किससे बोल रहा है? वो रुद्राक्ष से बोल रहा है, इसलिए दूसरा लड़का का नाम कोई है ही नहीं। चलिए, ये आपके कंप्लीट हो गए। अब फटाफट मतलब 3 नंबर आपको यहीं से मिलने हैं। तो अब आप मुझसे ये कह सकते हैं कि 3 नंबर आप लोग एग्जाम में करके आएंगे? मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट करें इस क्लास के बाद जाने में। एक कमेंट कर दें, आपका कुछ नहीं जाता। लाइक तो सर कर ही दें, क्योंकि पूरे डेडिकेशन से हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, कोई कॉमेडी नहीं, कोई मस्ती नहीं, क्योंकि मुझे आपको क्लास देनी है। अगर कॉमेडी मस्ती करनी है, आप लाइव क्लास में जाइए, बढ़िया तरीके से हमने की है, क्योंकि बच्चों को जोड़कर भी रखना है। यहां तो मुझे पता है महाराज कि आप क्लास की स्पीड 1.5 या 2x करके देखेंगे, और ठीक भी है एग्जाम टाइम पे। मैं तो मानता हूं एग्जाम टाइम पे ठीक भी है, आप क्लास की गति बढ़ाएं, 1x करें, 1.25, जो भी आपको करनी है करें, बस पूरी चीजें कवर करें। और इसलिए मैं हर बच्चे से ये कहता हूं कि जितने भी हमारे हिंदी के लेक्चर डले हैं अरवियान के, खासकर मेरे पढ़ाए हुए, किसी के भी हों, मेरे पढ़ाए हुए जो अरवियान के डले, वो सब लेटेस्ट अपने पूरे सिलेबस के हिसाब से दिए गए हैं। ठीक है, एग्जाम पैटर्न के हिसाब से दिए। मैंने कहा ना, आपने अगर एक बार देख लिए, सच बता रहा हूं, दोबारा उनको देख लीजिए 2x स्पीड पे। अगर 1 घंटे का लेक्चर है, आधे घंटे में समाप्त हो जाएगा। आप दिन में कम से कम उसको, पूरे लेक्चरों को कम से कम 3-3 बार देख लीजिए आप, पेपर तक 7 तारीख तक जाने से पहले। जो भी डल रहे हैं वो, और जो डल चुके हैं वो भी। इससे सर ये होगा कि आपके दिमाग में, मैं बार बार कहता हूं, एक फ्रेमिंग बन जाएगी, आपको चीजें याद आ जाएंगी। वहां पे फिल्म तो आपको पूरी याद रहती है ना, जब कोई पिक्चर देखते, कोई पूछे सर स्टोरी बताओ, पूरी स्टोरी आपको याद रहेगी महाराज। क्यों पता है? क्योंकि आपने ध्यान लगाकर केवल सुना है। इसे सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप जब नॉर्मल याद करते हैं तो आपको याद नहीं होता, और टीचर आपको बोल के वही चीज कह देता है, आपको याद हो जाता है। समझ रहे हैं ना? तो सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि यस सर, हम हिंदी में पूरे कितने 95 नंबर, मतलब वैसे तो 80 नंबर का होता है, लेकिन प्रैक्टिकल जोड़ के, तो आप सर कहेंगे कि सर 95 नंबर हिंदी में हम लेके आएंगे। ठीक, कमेंट आप करके मुझे जरूर बताएंगे कि सर मैं लेके आऊंगा, मैं सच बता रहा हूं, पूरे बढ़िया तरीके से पढ़ रहा हूं। ठीक, तो इसी में हमारा एक अंतिम टॉपिक बचा है, जो एक अपठित गद्यांश और पद्यांश, जो भी एक 3 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। अब इसमें क्या, अपठित का अर्थ होता है वो चीज जो हमने पढ़ी ना हो। अपठित, पठित का मतलब होता है जो हमने पढ़ी ना हो, मतलब कि हमारे बुक से संबंधित नहीं है वो सर, हमारे बुक से संबंधित नहीं है, बस दे दी है, हमें अपने विचार लगा के उनके आंसर निकालने हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका बताता हूं, 2 आती हैं, एक गद्य के लिए आता है, एक पद्य के लिए आता है। मैं हमेशा ही विद्यार्थी से ये कहता हूं, आप गद्य वाली करिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वो पद्य में कठिन मीनिंग दे देते हैं, कठिन शब्द दे देते हैं, उसका आप अर्थ नहीं निकाल पाएंगे महाराज। निकाल पाएंगे क्या? नहीं, नहीं निकाल पाएंगे। तो इससे समस्या ये हो जाएगी, जब अर्थ नहीं निकलेगा तो कैसे चीजें होंगी। और गद्यांश ये पूरा स्टोरी टाइप में होता है, इसमें आप अर्थ भी निकाल लेंगे, इसका शीर्षक भी निकाल लेंगे, भावार्थ भी निकाल लेंगे। तो कोशिश करना कि जब गद्य और पद्य दोनों अथवा में होते हैं तो हम गद्य वाला ही करें। अगर आपको पद्य वाला सरल लग रहा है पढ़ने से कि हम कर लेंगे, तब उसकी तरफ जाएं। ठीक, अगर दोनों ही चीजें कठिन है तो आप गद्य वाला करें, उसमें हमको क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाते हैं। ठीक, अब सबसे पहले ये नहीं करना कि आपको गद्यांश दे दिया तो गद्यांश पढ़ने लगे, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले हम जाते हैं क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन क्या है? उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक, शीर्षक वाला है तो पहले इसको छोड़ दीजिए। शीर्षक तो हम जब पढ़ेंगे जब हम पूरा गद्य पढ़ लिया है। अब यहाँ पे आइए, विधाता की अनुपम रचना किसे कहा गया है। हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब यहाँ आएंगे, पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां से आता है कि स्पष्ट है मनुष्य और उसका शरीर विधाता की अनुपम रचना है। दिख रहा है ना, साफ मुझे दूर से ही देखने में दिख गया। विधाता की अनुपम रचना क्या है? मनुष्य और उसका शरीर। ऐसे ही तीसरा प्रश्न भी देख लीजिए, उसी तरीके का है। किस बात को विधाता के प्रति अन्याय कहा गया है? किस बात को, सॉरी, विधाता के प्रति अन्याय कहा गया है। तो ये नीचे वाली लाइन में लिख रहा है, इस दुर्लभ तन को यदि हम आलस्य, प्रमाद अथवा घटिया कामों में गवा देते हैं तो विधाता के प्रति अन्याय है। अब देखो कितने आराम से हमें 2 चीजें मिल गई ना, कितने आराम से, ये दोनों ही चीजें हमने देख ली। अब आते हैं सीधा शीर्षक के ऊपर। शीर्षक में हमें पूरा चीज पढ़ना पड़ता है, अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो वैसे ही दुर्लभ तन वन की बात करी गई, तो वैसे शरीर का कुछ ना कुछ तो होगा। तो शीर्षक क्या हो जाएगा? मानव श्रम का महत्व। अब जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मानव श्रम, श्रम मतलब मेहनत, तो जो चीज हम मेहनत से करते हैं उसके महत्व के बारे में बताया गया। तो ये तरीका होता है इसको करने का, गद्य में है। सेम तरीका यही पद्य में भी होना चाहिए। पहले पद्य ना पढ़ें, पहले क्वेश्चन पढ़ें। शीर्षक की बात की गई है, छोड़ दीजिए। उदधि का अर्थ क्या है? अब हाँ, इसमें बताओ, मान के चलो पर्यायवाची आ गए, फिर क्या करेंगे? आपको तो पर्यायवाची याद भी नहीं है, और इन्होंने यहाँ उदध दे दिया। उदध गढ़ता बार बार, उदध का मतलब तो बार बार क्या होता है? उदधि। उदधि, धधि मतलब, उदधि मतलब होता है, उदधि, उद मतलब होता है जल, और धी मतलब होता है धारण करने वाला, धारण करने वाला। तो कौन होगा? समुद्र। ठीक है, तो इस तरीके से हम चीजों के आंसर भी दे सकते हैं। हाँ,
मैं उत्तर उपरोक्त पदांश में कौन सा रस है, रस की बात करी जा रही है। तो आ रही हिमालय पे से पुकार है, उदत गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भूना व्यापार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत वीरों का कैसा हो बसंत। जब वीरता की जा रही है तो कौन सा रस हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। और शीर्षक क्या हो जाएगा भाई, वीरों का कैसा हो बसंत। ये तो सरल है, मान के चलो शीर्षक हो जाएगा वीरों का कैसा हो बसंत। उदत का मतलब शरीर और वीरता की बात की जा रही है तो वीर रस हो जाएगा। ठीक, अब मान के चलो उदत वाला आपको पता ही नहीं था कि उदत का अर्थ समुद्र होता है, तो आप क्या करेंगे सर, उदति का अर्थ समुद्र होता है तो आप क्या करेंगे, मैं समुद्र, हाँ तो आप क्या करेंगे फिर बताइए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं गद्य और पद्य दोनों अगर दिए हैं तो मैं कहता हूं कि आप गद्य की ही तरफ जाएं, पद्य ना करें। ठीक है, चलिए तो ये भी हमारा टॉपिक अब समाप्त होता है। तो भैया हमने अपने पूरे 3 मार्कर कंप्लीट कर लिए हैं। जो 4 क्वेश्चन आते हैं, पहला कवि से, कवि परिचय से, लेखक परिचय से, फिर वही अपना जो भाव विस्तार, भाव पल्लवन, संवाद, अनुच्छेद और ये वगैरह वगैरह। 3 नंबर का एक प्रश्न यहां से बनता है और 3 नंबर का अवतित गद्यांश और पद्यांश से बनता है। मुझे पता है मैंने क्लास जल्दी जल्दी इसलिए की है, इसका सबसे मुख्य कारण है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचाना, जो चीज मुझे समझानी है वो आप समझ जाएं। अगर आपको लगता है कि मैंने बेहतर तरीके से आपको चीजें समझाई हैं, आपको चीजें सरल करके बताई हैं, तो एक बार कमेंट में बेटा जरूर बताना कि हाँ सर ये बेहतरीन रही, सरल रही और बहुत अच्छी क्लास रही। एक बार आप बताते तो हमारी भी हिम्मत बढ़ती है, हम और उसको सरल करने की कोशिश करते हैं। और जब आप कोई चीजों का बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं देते तो दिक्कत हो जाती है हमें भी और आपको भी, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हम सरल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें अपने से तो लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप नहीं बताएंगे हमारी थोड़ी बहुत क्वालिटी को कि सर कितना अच्छा कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, तब तक दिक्कत रहती है। तो मुझे एक बार बता दें कि सर आपने बढ़िया किया है, हम और सरल करें, तो उससे हम क्या चीजों को और सरल करके आपको प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो चलिए कल हमारी जो क्लास रहेगी, अगला वाला जो आपको वीडियो मिलना है वो तो बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है सर। उस वीडियो का नाम है संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी 1 अंकीय प्रश्न जो 32 नंबर के आते हैं। समझ लीजिए पूरे 32 नंबर के 1 अंकीय प्रश्न पर हमारी और आपकी बातचीत होने वाली है। इसलिए वो क्लास बेटा आपको एग्जाम से पहले छोड़नी ही नहीं है, कम से कम 2 बार लगातार देखनी है, जिससे कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए और प्रश्न के साथ साथ हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट भी लेकर आएंगे। इससे ये होगा कि वो चीज भी आप कंप्लीट कर लेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, बाकी की आप हिंदी की बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए, आपके 4 मार्कर और 3 मार्कर हो चुके हैं, उन्हीं में से प्रश्न बनेगा। तो आप बस बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। और कोई समस्या हो, कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपको दिक्कत दे रहा हो, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। बाकी के वीडियो को आपको बार बार देखना है, जिससे आपके दिमाग में एक फ्रेमिंग बने। ज्यादा बातचीत न करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जुड़े रहें अरे विहान से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।